हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ ज्योत्सना एंड वेलकम टू यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल लर्न विद ज्योत्सना। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर, जिसमें हम लोग सीडीपी की क्लास को करते हैं, यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजीज की सीरीज़ को करते हैं, जो कि अभी डिसकंटिन्यू चल रही है। उसको हम लोग एक दो दिन में कंटिन्यूस करने वाले हैं। उसके साथ ही साथ हम लोग इंग्लिश की क्लास को भी करते हैं। तो आज के इस टॉपिक में, आज की क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं, बीएड सेकेंड ईयर का सिलेबस में एक एक्शन रिसर्च करके फ़ाइल बनानी होती है। तो उसके बारे में आज हम लोग जानेंगे कि क्या होता है एक्शन रिसर्च। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इवन वाइवा वगैरह में भी इससे संबंधित ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आइए जानते हैं एक्शन रिसर्च होता क्या है। एक्शन रिसर्च को हिंदी में कहते हैं क्रियात्मक अनुसंधान। एक्शन का मतलब होता है क्रिया, कोई भी एक्टिविटी करना, रिसर्च यानी उस पर अनुसंधान करना, अन्वेषण करना। तो एक्शन रिसर्च जो है उसके अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं, रिसर्च करते हैं। क्या रिसर्च करते हैं, मान लीजिए किसी बच्चे को एक समस्या है कि वो क्या करता है, क्लास में शांत शांत बैठता है और ऐसे शांत शांत बैठता है। तो उसके बारे में हमने वो समस्या ले ली। अब हम उस पर रिसर्च करेंगे कि इसका रीज़न क्या है कि बच्चा क्लास में कोई भी एक्टिविटी नहीं कर रहा है, शांत शांत बैठा है। तो यही हमारा हो गया एक्शन रिसर्च। फिर हम उसके बारे में रिसर्च करके एनालिसिस निकालेंगे कि भाई ऐसा क्यों कर रहा है। या मान लीजिए क्लास में सभी बच्चे होमवर्क करके ला रहे हैं, एक बच्चा होमवर्क करके नहीं ला रहा है, तो हम पहले उस चीज़ को ऑब्जर्व करेंगे कि एक बच्चा ये होमवर्क करके नहीं ला रहा है और ये होमवर्क करके नहीं ला रहा है, तो इसके पीछे का रीज़न क्या है। तो इस पर हम रिसर्च करेंगे, फिर उस पर अपना मतलब अपना मैटर बनाएंगे, दिखाएंगे कि भाई ये रीज़न हो सकते हैं और ये रीज़न इसके पीछे हैं। तो कुल मिला के समस्याओं का समाधान, विद्यालय में जो समस्याएं हो रही हैं दैनिक जीवन में, या मान लीजिए जो हम लोग जनरल तौर पर विद्यालय में प्रॉब्लम्स देख रहे हैं स्टूडेंट्स में, उनका समाधान करना ही, उनको ही देखना, उनके बारे में जानना और उनका समाधान करना ही होता है एक्शन रिसर्च का काम। तो देखते हैं एक्शन रिसर्च। क्रियात्मक अनुसंधान विद्यालयों की कार्रवाइयों में सुधार करने का सरल साधन है। तो कह सकते हैं कि ये साधन है जिसके द्वारा क्या है, विद्यालय की कार्रवाई, विद्यालय में जो एक्टिविटी चल रही है, विद्यालय मान लीजिए आप सुबह सुबह गए, उसके बाद आपने मॉर्निंग प्रेयर करवाई, प्रेयर करवाने के बाद आप क्लासरूम में गए, फिर उनको थोड़ा सा फिजिकल एक्सरसाइज वगैरह भी करवाया उसी दौरान, कह सकते हैं कि बाल सभा के दौरान। उसके बाद फिर हम लोगों ने पीरियड लगाए, उनको पढ़ाना स्टार्ट किया। तो जो जो हम लोग लास्ट तक, लंच से लेकर उसके लास्ट तक, छुट्टी तक, हम लोग जो जो समस्याएं विद्यालय में देख रहे हैं, तो वो जो जो मतलब एक्टिविटी हमारे विद्यालय में हो रही, उन सब में क्या प्रॉब्लम है, क्या कमियां रह रही हैं, उसको हम लोग सुधार करने का साधन है क्या, एक्शन रिसर्च। तो वैसे क्रियात्मक शब्द की उत्पत्ति का श्रेय कालीजर को जाता है। ये जो एक्टिविटी, एक्शन शब्द की का के फाउंडर कॉलियर थे, जिसने द्वितीय विश्व युद्ध के समय अनुसंधान के संदर्भ में इस शब्द का प्रयोग किया था। तो इन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब हमारा हुआ था उसमें अन्वेषण किया था, तो उस टाइम पे इन्होंने इस वर्ड का यूज़ किया था, क्या, एक्शन वर्ड का यूज़ किया था कॉलियर ने। शिक्षा के क्षेत्र में क्रियात्मक अनुसंधान का श्रेय स्टीफेन को जाता है। अब बात करें अगर शिक्षा के क्षेत्र की, ये तो होगा युद्ध के क्षेत्र। तो युद्ध के क्षेत्र में जो कॉलियर ने ये वर्ड यूज़ किया था, एक्शन वर्ड। इसके बाद अगर हम एजुकेशन के फील्ड में बात करें, तो ये वर्ड, ये पूरा मतलब एक्शन रिसर्च जो लाया है एजुकेशन की फील्ड में, वो कौन था, स्टीफन नाम का व्यक्ति था। स्टीफन एंड कोरी नाम का व्यक्ति था। तो आगे देखते हैं होता क्या है। शिक्षा के क्षेत्र में विद्यालयों की गतिविधियों को सुधारने तथा उसे एक नई दिशा प्रदान कर, वही बात है, मैंने बोला कि जो जो गतिविधियाँ सुबह बाल सभा से लेकर विद्यालय का छुट्टी होने के बीच में जो जो गतिविधियाँ विद्यालय के में हो रही हैं, उनकी गतिविधियों को सुधारने की, भाई उनमें क्या क्या इम्प्रूवमेंट हो सकता है, वो कैसे और अफेक्टिव बन सकती है, टीचिंग कैसे और अफेक्टिव बन सकती है, और जो पूर्व निर्धारित हमारे शिक्षा के उद्देश्य उनकी प्राप्ति कैसे अधिकतम हो सकती है। तो उसमें सुधार, इम्प्रूवमेंट करने के लिए, एक नई दिशा दिखाने के लिए कि भाई कुछ नया करें, तो इसके लिए क्रियात्मक अनुसंधान एक प्रयास है, एक्शन रिसर्च ही एक प्रयास है, जिसके द्वारा हम लोग जो कमियां रह गई हैं एजुकेशन में हमारी, जो हम लोग रोज़मर्रा में करवा रहे हैं बच्चों को, तो उसको सुधार करने का। मान लीजिए जैसे मैंने आपको जनरली बताया, कोई बच्चा क्या है, नियमित तौर पर स्कूल नहीं आता है, 2 दिन आता है, फिर नहीं, फिर 2 दिन नहीं आता है, 2 दिन आता है, फिर 2 दिन नहीं आता है। मान लीजिए कोई बच्चा क्लासरूम में लंच नहीं करता है, कोई बच्चा बिना लंच लेके चला आता है और सारे दिन ऐसे ही मतलब निकाल देता है। कोई बच्चा क्लास में डल सा बैठता है, उदास सा बैठता है, नीरस रहता है, क्लास में, क्लास की एक्टिविटी में इंगेज नहीं होता है। मान लीजिए
या फिर वो ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेता है, या फिर मान लीजिए किसी बच्चे का खेल कूद में इंटरेस्ट नहीं है, खाली पढ़ाई में इंटरेस्ट है, तो फिर उसका फिजिकल डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा, मेंटल एंड फिजिकल। या मान लीजिए किसी बच्चे का पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है, खेल कूद में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। मान लीजिए कोई बच्चा, सब बच्चे होमवर्क करके ला रहे हैं, एक बच्चा होमवर्क करके नहीं ला रहा है, तो इस तरह की दैनिक कई समस्याएं हो सकती हैं क्लास में। तो उन सभी समस्याओं को, मान लीजिए कोई बच्चा किसी सब्जेक्ट में, पर्टिकुलर सब्जेक्ट में स्कोर अच्छा कर रहा है और बाकी सब्जेक्ट में स्कोर नहीं कर पा रहा है, ये मान लीजिए उसे जनरल तौर पर सभी बच्चों से पिछड़ा है, उसको कोई समस्या आती है कि छोटी छोटी समस्याएं, छोटी छोटी टर्म्स उसको समझ में नहीं आती हैं, और जो क्लास में कक्षा में शिक्षक है वो बड़ी बड़ी टर्म्स में बातें करता है, या फिर कह सकते हैं कि डिटेल में बातें नहीं करता, एक शॉर्ट में बात करता है और कुछ बच्चों को वो समझ में नहीं आता, तो वो एक समस्या हो सकती है। तो इसी प्रकार की सभी समस्याओं को सुलझाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? एक्शन रिसर्च, यानी कि क्रियात्मक अनुसंधान। इसके जिसका उद्देश्य अध्यापकों, टीचर्स को, यानी हमारे प्रिंसिपल हैं उनको, मैनेजमेंट यानी प्रबंधकों को, निरीक्षक इंस्पेक्शन करने वाले हैं उनको, की कार्य पद्धति में सुधार, यानी सभी। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि मान लीजिए आप अगर कोई एक समस्या है तो उसके पीछे सभी समस्याओं का रीज़न, यानी सभी समस्याएं हैं जो वो सब टीचर की वजह से हो रही हैं, टीचर के टीचिंग मेथड की वजह से कई समस्याएं जो हमारे प्रिंसिपल हैं उनने जो रणनीति बनाई है उसमें भी कोई कमी हो सकती है। मान लीजिए हमारा मैनेजमेंट है, क्योंकि प्राचार्य यानी प्रधानाध्यापक से ऊपर तो मैनेजमेंट है, उसने जो रणनीति बनाई है हो सकता है उसमें कोई कमी हो, इसलिए बच्चे को प्रॉब्लम्स आ रही हैं क्लासरूम में। ये मान लीजिए जो इंस्पेक्टर है, जो निरीक्षक करने वाला है, तो उसमें उसका निरीक्षण गलत हो सकता है। तो कई लोगों की कार्यविधियों का समन्वित रूप होता है कक्षा में, किसी की भी कार्यविधि में कमी हो सकती है, उसकी वजह से क्लासरूम में कई कई डिफरेंट प्रॉब्लम्स देखी जा सकती हैं। तो उन सभी को सुधारने का तरीका यही है कि भाई हम एक्शन रिसर्च करेंगे और पता चल जाएगा कि भाई किसकी कमी है ये, और उसको किस हद तक और कैसे सुधारा जा सकता है। ये एक डेफिनेशन दी हुई है कोरी के अनुसार, तो वही है स्टीफन एम कोरी, उनके अनुसार देखते हैं। क्रियात्मक अनुसंधान वह प्रक्रिया है, क्या है? एक प्रोसीजर है, प्रक्रिया है जिसके द्वारा शिक्षाकर्मी अपनी शिक्षा संबंधी समस्याओं का वैज्ञानिक विधि से अध्ययन करते हैं। ये एक प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, शिक्षाकर्मी यानी शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े जितने भी व्यक्ति हैं, चाहे वह अध्यापक हो, चाहे वह प्रधानाचार्य हो, चाहे वह प्रबंधक हो, सभी लोग अपनी शिक्षा संबंधी समस्याओं का अध्ययन करते हैं कि भाई जो हम क्लासरूम में करवा रहे हैं, जो बच्चे कर रहे हैं उसका अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं कि वो क्या हो रहा है, जिससे भी अपने निर्णय एवं कार्यों का मार्गदर्शन, तो अध्ययन करते हैं तो फिर उन्हें पता रहता है कि क्या कमियां रह गई हैं, क्या हमें और करना चाहिए, तो कार्यों का मार्गदर्शन कर सकें, उसके उनमें सुधार कर सकें और इवेल्यूशन कर सकें। ठीक है, तो कुल मिला के बात ये आ रही है कि एक्शन रिसर्च के थ्रू एक ऐसी एक्टिविटी है इसमें वैज्ञानिक तौर पर सभी लोग, शिक्षाकर्मी अपनी अपनी कार्यविधियों का अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं कि जो हमने पढ़ाया है वो कहाँ तक सफल रहा है, कहाँ तक किस में कमियाँ रही हैं, और किस प्रॉब्लम की वजह से बच्चे किन नई प्रॉब्लम्स का फेस कर रहे हैं, और कक्षा में क्या क्या कमियाँ देखी जा रही हैं, बच्चों में क्या कुछ सुधार देखा जा रहा है, बच्चों में क्या कुछ कमियाँ हैं, ऑल ओवर डेवलपमेंट की तरफ देखा जाता है। और उसमें क्या क्या शामिल रहता है, डिसीजंस भी शामिल रहते हैं। भाई जाहिर सी बात है, मान लीजिए आपने कोई चीज़ देखा है कमी, तो आप उसके आगे क्या करेंगे, अब हमें ऐसा डिसीजन लेना पड़ेगा उसके लिए, तो डिसीजंस तो रहेंगे आपके, तो उसमें क्या रहेगा, डिसीजन भी आपका शामिल रहेगा। डिसीजन के साथ ही साथ आपके उसमें क्या शामिल रहेंगे, डिसीजन के ही साथ साथ आपके उसमें रहेंगे शामिल मार्गदर्शन भी शामिल रहेंगे। मार्गदर्शन यानी कि बोले आपके क्या, मार्गदर्शन से मतलब है आपका पथ प्रदर्शन करना, तो वो भी आपका शामिल रहेगा, उसमें पथ प्रदर्शन भी शामिल रहेगा। उसके साथ ही साथ इवेल्यूशन शामिल रहेगा, मूल्यांकन, और उसमें सुधार तो करना ही होगा जब कमियां पाई जाएंगी, तो ये सब चीज़ें उसमें रहेंगी। अब देखते हैं ग्रेथटे ने क्या बोला है इसमें। क्रियात्मक अनुसंधान व्यवस्थित खोज की क्रिया है, इसमें क्या होता है, अन्वेषण होता है, इसका उद्देश्य व्यक्ति या समूह क्रिया में रचनात्मक सुधार, यानी क्रिएटिविटी में सुधार, जो आप कर रहे हैं उसमें सुधार लाइए। आगे देखते हैं क्रियात्मक अनुसंधान का विकास। क्रियात्मक अनुसंधान का विकास कैसे क्या हुआ। शिक्षा में क्रियात्मक अनुसंधान का विकास 1926 में आया, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। 1926 में ये आया आपका क्या, शिक्षा में क्रियात्मक अनुसंधान यानी एक्शन रिसर्च।
क्योंकि बंकिंघम ने अपनी पुस्तक रिसर्च फॉर द टीचर्स, बंकिंघम की एक बुक है रिसर्च फॉर द टीचर, रिसर्च फॉर द टीचर में उल्लेख किया गया कि इसका उल्लेख किया गया, परंतु स्टीफन मोरे ने शिक्षा में इसका सर्वप्रथम प्रयोग, वैसे आपको मैंने बताया, पीछे ही बताया कि कॉलियर नाम के व्यक्ति ने तो द्वितीय विश्व युद्ध में अन्वेषण के लिए किया था एक्सेल वर्ड का यूज़। उसके बाद फिर आपके ये जो है स्टीफन मोरे हैं, इन्होंने क्या किया, एजुकेशन की फील्ड में किया। और बंकिंघम की बुक जो है रिसर्च फॉर द टीचर, इसकी वजह से क्या हुआ, इसकी वजह से ये और ज़्यादा अफेक्टिव हुआ, यानी और भी ज़्यादा यूज़ करा जाने लग गया। ठीक है, तो ये हुआ। इसके बाद क्रियात्मक अनुसंधान संबंधी खोज कार्यों का आरंभ सर्वप्रथम अमेरिका में कोलियर ने अध्ययनों से प्रारंभ हुआ था। तो वही मैंने आपको पहले पिछले में बताया कि कोलियर ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इसका यूज़ किया था। इनके विकास में लेविन, रॉबिन्सन और कोरे आदि विद्वानों का योगदान, मतलब इन लोगों ने भी योगदान दिया। कर्ट लेविन ने हुआ, रॉबिन्सन हुए आपके, कोरे, इन्होंने भी इसमें योगदान दिया। फिर कोरे ने इसको एजुकेशन की फील्ड में लाया। ठीक है, आगे देखते हैं क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य क्या है। इसका उद्देश्य क्या है, क्रियात्मक अनुसंधान के उद्देश्य निम्नलिखित हैं। सबसे पहला, शिक्षा में उत्पन्न प्रतिदिन की समस्या, यानी डेली लाइफ में जो हम लोग प्रॉब्लम्स देख रहे हैं उसको सॉल्व करना, डेली लाइफ की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, कि डेली लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम्स बच्चा मतलब हम लोग देख रहे हैं क्लासरूम में, उसको सॉल्व करना सबसे पहला काम है। ठीक है, दूसरा काम क्या है, दूसरा उद्देश्य क्या है, डेली लाइफ की प्रॉब्लम। दूसरा है कक्षा या विद्यालय की दैनिक गतिविधियों, क्रियाकलापों तथा समस्याओं का अध्ययन एवं निर्णय। वही है, दैनिक गतिविधियाँ, एक्टिविटी जो हो रही हैं, क्रियाकलाप, एक्शंस जो हो रहे हैं, उनमें जो समस्याएं आ रही हैं उनका निदान करना। ठीक है, मान लीजिए कोई भी समस्या आप क्लासरूम में जा रहे हैं, आप कोई भी कमी बच्चे में देख रहे हैं, तो उन सब का भी निदान करना। थर्ड चीज़ क्या है, थर्ड चीज़ यहाँ पे निकल कर के आ रही, विद्यालय एवं कक्षा की कार्यविधियों में सुधार करना। तो वही चीज़ है, मान लीजिए आप कोई चीज़ कमी देख रहे हैं क्लासरूम में, अगर आप क्लासरूम में कमी देख रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं आपके काम में कमी है, तभी तो वो क्लासरूम में आपको देखने के लिए मिल रही, और अगर वो कमी आपको देखने के लिए मिल रही तो उसमें सुधार करना, ये भी किसका काम है, एक्शन रिसर्च का काम है। नेक्स्ट पॉइंट है छात्रों की योग्यता में उपलब्धि में वृद्धि करना। जाहिर सी बात है, मान लीजिए अगर कोई क्लास में बच्चा अगर शांत बैठा हुआ है तो उसके पीछे का कोई रीज़न है, उसके पीछे का रीज़न ये भी हो सकता है कि उस बच्चे को आपकी पढ़ाई हुई चीज़ समझ में नहीं आ रही, या फिर उसका मानसिक स्तर के अकॉर्डिंग आप नहीं पढ़ा रहे हो, या फिर आप जो चीज़ में पढ़ा रहे हो उसके पहले की चीज़ें उसको नहीं आती हैं और वो सब उसके दिमाग से बाउंस होता चला जा रहा है, ऊपर से चला जा रहा है। ठीक है, तो ये कई प्रकार की समस्याएं हो सकती हैं। ठीक है, क्योंकि हमेशा बच्चे को पढ़ाओ तो जीरो से पढ़ाओ। हो सकता है क्लास में कई बच्चे ऐसे बैठे हैं, मंदबुद्धि बालक हैं, कई बच्चे पिछड़े बालक हैं, कई बच्चे प्रतिभाशाली के लिए तो ठीक है कि भाई आपने मोटे मोटे तौर पे बता दिया, वो समझ जाएंगे। लेकिन जो बच्चे जीरो लेवल से समझ पाएंगे तो वो सभी बच्चे समझ पाएंगे, चाहे वो मंदबुद्धि बालक हो, चाहे वो जड़ बालक हो, और चाहे वो प्रतिभाशाली हो, और चाहे वो हमारे कह सकते हैं कि सृजनात्मक बालक हो, कोई भी हो, नॉर्मल बालक, सामान्य बालक भी हो, तो सभी के लिए उपयोगी रहेगा। तो ये कई समस्याएं क्लासरूम में देखी जाती हैं। छात्रों की योग्यता और उपलब्धि में वृद्धि करना। नेक्स्ट पॉइंट है योग्यता यानी एबिलिटी में वृद्धि करना। बिल्कुल सही है कि अगर बच्चा बैठा है डल तो उसका रीज़न जानो कि डल क्यों बैठा है और ये इंटरेस्ट क्यों नहीं ले रहा है क्लासरूम में, उसका मन कहीं है तो क्यों है, तो उसका रिसर्च को, उस पर एक्शन रिसर्च करो कि ये ऐसा क्यों कर रहा है। उस पर रिसर्च करने के बाद फिर उसकी ये समस्या का समाधान करो। ये काम किसका है, ये काम भी हमारा एक्शन रिसर्च का है। और मान लीजिए अगर वो शांत बैठा है तो वो क्या उपलब्धि कर पाएगा, क्लास से कुछ नहीं सीख पाएगा। तो क्या करो, उसको सिखाने की कोशिश करो, तो उसकी उपलब्धि में भी बढ़ोतरी करो। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा शिक्षक की प्रगति, विचार शक्ति, व्यवसायिक भावना और दूसरों के साथ मिलकर कार्य करने की योग्यता है विकास करना। बिल्कुल सही है, शिक्षक की प्रगति, क्योंकि शिक्षक को एक बच्चे तक सीमित नहीं रहना है। शिक्षक को एक ही टाइम टेबल को, ठीक है समावेशी क्लास में ठीक है कि आप एक ही प्रकार के चीज़ों को सभी को सिखाना चाह रहे हैं, लेकिन शिक्षक को हर एक बालक की आवश्यकता के अनुरूप होना चाहिए। शिक्षक को हर एक बालक की रुचि के अनुरूप कार्य करना पड़ेगा। कहते नहीं, शिक्षक जो है वो एक कक्षा में क्या है, एक एक्टर की तरह है
कि वो जो जो एक्टिविटी करेगा, जितने भी बच्चे हैं वो सब ऑडियंस है, वो सब वही देखेंगे, वही सीखेंगे और वो सब उसी को फॉलो करेंगे। सबका ध्यान किस पे केंद्रित होता है? शिक्षक पे केंद्रित होता है। इसलिए शिक्षक को बहुत ही कह सकते हैं कि कहा जाता है कि सभी प्रतिभाओं से संपन्न होना चाहिए टीचर को। तो उसकी विचार शक्ति भी अच्छी होना चाहिए, थिंकिंग लेवल भी अच्छा होना चाहिए, उसके साथ ही साथ उसका व्यवसायिक भावना उसमें अच्छी होना चाहिए, दूसरों के साथ मिलजुल कर काम, क्योंकि बच्चे ये भी देखते हैं, बच्चे देखते हैं कि वो मैम की, ये वाली मैम से मिसअंडरस्टैंडिंग है या बिहेवियर ठीक नहीं है, वो मैम इन मैम से, इनको मैम को कम पसंद करती हैं, या ये मैम उन मैम के लिए, ये टीचर उन टीचर के लिए गंदी भावना रखते हैं, जेलसी, बुरा सोचते हैं एक दूसरे का, उनकी कम्युनिकेशन अच्छी नहीं। तो ये सब चीज़ें भी बच्चे सीखते हैं और फॉलो भी करते हैं कई बार। तो ये सब चीज़ें क्या होना चाहिए, टीचर का व्यक्तित्व कैसा होना चाहिए? अच्छा होना चाहिए टीचर का व्यक्तित्व। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, छात्रों के निष्पादन स्तरों तथा आकांक्षा स्तरों में वृद्धि। मतलब निष्पादन स्तर का मतलब, मान लीजिए पहले स्टार्टिंग में आपने बच्चे को कुछ सवाल दिए, आप मैथ पढ़ा रहे हो, बच्चों को सवाल दिए आपने, तो पहले वो क्या कर रहा, बच्चा क्लासरूम में बैठा है, बच्चा ध्यान नहीं दे रहा उन एक्टिविटी पे, या तो वो उसे समझ में नहीं आ रहा है तो वो ध्यान नहीं दे रहा है, या वो उसे कठिन लग रहा है, या फिर उसे आपका टीचिंग मेथड समझ में नहीं आ रहा है, या आप उसे सेटिस्फाइड नहीं कर पा रहे, या आप उसमें इंटरेस्ट नहीं क्रिएट कर पा रहे हैं। तो पहले तो वो बैठा है, फिर आपने एक्शन रिसर्च के थ्रू उसकी समस्या को समझा कि भाई ये बच्चा क्यों बैठा रहता है क्लास में, ये कुछ बच्चे हैं जो क्यों बैठे रहते हैं, इनकी सभी बच्चे काम कर रहे हैं, सभी बच्चे सवाल सॉल्व करके बता रहे हैं, पर ये नहीं बता रहा है। तो आप उसका एक्शन रिसर्च से देखें कि भाई इस बच्चे को ये समस्या है कि इस बच्चे को हमारा पढ़ाया हुआ समझ में नहीं आ रहा, तो आप अपनी टीचिंग मेथड में चेंजेस करेंगे। उसके बाद ही फिर आप उसे नए मेथड से समझाएंगे, तब वो उन्हीं सवाल को करने लग जाएगा, तो उसके निष्पादन यानी काम को शुरू करने को, काम को खुद ही करने की उसमें क्या स्तर में वृद्धि होगी। तो ये होगा आपका स्तर। और आकांक्षा स्तरों में वृद्धि मतलब वो खुद सोचने लग जाएगा, खुद के थॉट्स क्रिएट करने लग जाएगा, तो खुद ही वो अपनी समस्याओं को समझने लग जाएगा, या खुद ही टीचर से डिमांड करने लग जाएगा कि मैम मुझे समझ में नहीं आया, वो इतना बोलने लग जाएगा, मैम इस तरीके से बता दीजिए आप, या मैम इंटरेस्ट लेने लग जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, आगे देखते हैं नेक्स्ट हेडिंग की, क्रियात्मक अनुसंधान की विशेषताएं क्या है। एक्शन रिसर्च की विशेषताएं देखते हैं हम लोग। क्रियात्मक अनुसंधान की विशेषताएं निम्नलिखित है। पहली है हमारी, क्रियात्मक अनुसंधान है वैज्ञानिक अनुसंधान के पद निहित होते हैं। इसमें क्या, वैज्ञानिक अनुसंधान यानी स्टेप बाय स्टेप हम लोग उसका क्या करते हैं, अन्वेषण करते हैं कि भाई पहले हम लोग छोटी समस्या को देखते हैं, फिर समस्या के साधन जुटाते हैं, फिर रीजन पे जाते हैं, वैज्ञानिक रूप से उसका अन्वेषण करते हैं। दूसरा पॉइंट है हमारा, क्रियात्मक अनुसंधान में शिक्षा के क्षेत्र में आने वाली विभिन्न प्रकार की दैनिक समस्याओं के हल की खोज की जाती है। बिल्कुल सही है, अभी तक हम लोग पढ़ते ही आ रहे हैं कि इसमें क्या होता है, जो भी हम लोग डेली लाइफ में एजुकेशन के क्षेत्र में इन द सेंस कि हम लोग स्कूल में जो भी डेली लाइफ में बच्चों को देखते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, उस समय जो भी प्रॉब्लम्स हम लोग देख रहे हैं उन सबको सॉल्व किया जाता है, किसके थ्रू, एक्शन रिसर्च के लिए थ्रू। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, थर्ड पॉइंट है, क्रियात्मक अनुसंधान का क्षेत्र स्थानीय परिवेश तक ही सीमित है। यानी स्थानीय परिवेश का मतलब है हमारा विद्यालय में हम लोग रिसर्च कर रहे हैं, तो अब रिसर्च अगर हम ऑल ओवर वर्ल्ड में करेंगे तो फिर हम वैज्ञानिक बन जाएंगे। तो हमें रिसर्च किसी पर्टिकुलर जगह पे करना है, जो कि हमारी क्या है, जो कि हमारा क्लासरूम है, कि क्लासरूम में क्यों समस्याएं आ रही हैं, या फिर हमारा विद्यालय में ऐसी ऐसी समस्याएं क्यों क्रिएट हो रही, बच्चे ऐसी ऐसी एक्टिविटीज़ क्यों कर रहे हैं, बच्चे ऐसी कम्युनिकेशन क्यों कर रहे हैं, या बच्चे इतने डल क्यों हो रहे हैं कि बच्चे को वो 12th में आ गए हैं या 10th में आ गए हैं और प्राइमरी तक की चीज़ों को सॉल्व करने में कहीं ना कहीं वो समस्या का सामना कर रहे हैं। तो ये सब समस्याएं क्यों आ रही हैं, तो ये कहीं ना कहीं समस्याएं हमारे क्लासरूम तक सीमित हो सकती हैं, या उससे आगे हमारे यहाँ विद्यालय तक, बस इतना स्थानीय इनका परिवेश सीमित रहता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, क्रियात्मक अनुसंधान है व्यक्ति अपने उद्देश्यों को अधिक प्रभावशाली ढंग से प्राप्त करता है। बिल्कुल सही है, उद्देश्य उसके जो है, उद्देश्यों से मतलब है हमारा कि उसने जो अपने उद्देश्य निहित कर रखे हैं वो उनको क्या कर सकता है, उनको प्रभावशाली ढंग से प्राप्त कर सकता है, क्योंकि वो हर बार अन्वेषण करेगा कि भाई ये कमी आ रही तो क्यों आ रही है, उसका फिर वो एक्शन रिसर्च करेगा, फिर उसमें सुधार करेगा। तो एक कमी सुधारी, फिर दूसरी चीज़ उसने ऑब्जर्व करी कि भाई बच्चे क्या कर रहे हैं कि इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, बच्चे क्लास में, स्कूल में आ तो जल्दी जाते हैं विद्यालय में आने के बाद वो बाल सभा में नहीं आ रहे हैं बच्चे, कुछ बच्चे क्लासरूम में बैठ के गॉसिप करते रहते हैं। तो इस समस्या को देखा फिर उसने, फिर उसको भी सुधार किया। तो इस तरीके से कई सारी समस्याएं हमारी दिन प्रतिदिन की रोज़मर्रा की सुधरती जाती हैं, तो हमारी टीचिंग इफेक्टिव हो जाती है। उसके साथ ही साथ हमारे विद्यालय के जो उद्देश्य हैं वो भी अफेक्टिव ढंग से प्राप्त किए जा सकते हैं। तो ये सब उसकी क्या है, विशेषताएं हुई।
अब इनके टाइप्स देखते हैं हम लोग, क्रियात्मक अनुसंधान के टाइप्स, यानी एक्शन रिसर्च के जो टाइप्स होते हैं वो कौन से हैं, देखते हैं हम लोग एक्शन रिसर्च के टाइप। एक्शन रिसर्च के कुछ टाइप हैं हमारे, कितने, 4 टाइप के। पहला तो है हमारा निदानात्मक क्रियात्मक अनुसंधान, दूसरा है हमारा संभागीय, तीसरा है अनुभाविक क्रियात्मक अनुसंधान, चौथा है प्रयोगात्मक। ऐसे आप याद कर सकते हैं, निदानात्मक, संभागीय, अनुभाविक, संभागीय, अनुभाविक और प्रयोगात्मक। पहला है हमारा निदानात्मक क्रियात्मक अनुसंधान। इस प्रकार का शोध कार्य किसी समस्या अथवा परिस्थिति के कारण का विश्लेषण करता है। इस प्रकार जो हमारा निदानात्मक आप नाम से ही देख सकते हैं कि कोई भी समस्या आ रही है, कोई भी आपके पास परिस्थिति है, उसका निदान करना। पहले तो आप उस पर शोध करेंगे, अन्वेषण करेंगे, शोध करने के बाद उसका आप एनालिसिस करेंगे, उसका कह सकते हैं हम लोग विश्लेषण करेंगे, फिर उसको टुकड़ों में बांटेंगे, फिर देखेंगे कि हम लोग इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारा निदानात्मक अनुसंधान में ये आ जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा संभागीय अनुसंधान। इस प्रकार के अनुसंधान में सर्वेक्षण करने की प्रवृत्ति होती है। सर्वेक्षण यानी कि पहले तो हम ऑब्जर्व करेंगे, देखेंगे कि भाई समस्या क्या है, क्यों आ रही है और इसके रीजन पीछे क्या हो सकते हैं, ताकि इसमें अधिकाधिक विद्यार्थी भाग लें। तो पहले सर्वेक्षण करेंगे, सब बच्चे भी देखेंगे कि भाई ऐसा ऐसा हो रहा है, तो बच्चे खुद भी अपना सेल्फ एनालिसिस कर पाएंगे, बच्चे खुद भी अपनी समस्याएं सॉल्व कर पाएंगे। ये इसका एक लाभ हो जाएगा कि बच्चे खुद भी अपनी समस्याओं को सॉल्व करने में इंटरेस्ट लेने लग जाएंगे, टीचर को फिर ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। थर्ड पॉइंट है हमारा, थर्ड टाइप का हमारा क्या है, अनुभाविक। पहला हो गया निदानात्मक, दूसरा संभाविक, तीसरा हमारा अनुभाविक क्रियात्मक अनुसंधान। इसमें क्या होता है, इस प्रकार के अनुसंधान में किए गए कार्यों का लेखा जोखा व कार्यों के परिणाम का रिकॉर्ड रखा जाता है। कोई भी काम बच्चा कर रहा है क्लासरूम में, उसका एक रिकॉर्ड रखा जाएगा। कोई टीचर कर रहा है, उसकी एक्टिविटी का भी लेखा जोखा और हिसाब रखा जाएगा। इस प्रकार के अनुसंधान में यही काम होता है, रिकॉर्ड रखा जाएगा और बाद में उपयुक्त दोनों का संपादन किया जाएगा। उपयुक्त दोनों यानी टीचर ने जो एक्टिविटी की है उसका भी, और उसमें जो शिक्षक ने और शिक्षार्थी ने जो एक्टिविटी की है उसका भी, दोनों का संपादन किया जाएगा। खुद ब खुद आपको पता चल जाएगा कि समस्या कहाँ पे है। ठीक है, आपके कार्य भी उन्होंने रख लिए और उनके भी कार्य रख लिए, बच्चों के भी। अब दोनों के कार्यों में देखा जाएगा तो पता चल जाएगा कि भाई टीचर ने ये एक्टिविटी की तो उसके बदले में बच्चे ने ये एक्टिविटी की, तो किसकी एक्टिविटी में कमी है, कहीं ना कहीं हमें वो पता चल जाएगा। नेक्स्ट हमारा 4th नंबर का है प्रयोगात्मक क्रियात्मक अनुसंधान। प्रयोगात्मक नाम से ही आप जान सकते हैं, प्रयोग करना, क्या करना, एक्सपेरिमेंट करना। इस प्रकार के अनुसंधान में कुछ तत्वों को नियमित रखा जाता है। नियमित यानी रेगुलर बेस पे हम लोग कुछ एक्टिविटी करवाते हैं तथा कुछ को मुक्त छोड़ दिया जाता है। कुछ एक्टिविटी नियमित तौर पर करवाई जाती हैं और कुछ एक्टिविटी क्या करती हैं हम लोग मुक्त तौर पर छोड़ देते हैं। मान लीजिए कि कोई एक्टिविटी जैसे कि मान लीजिए कुछ एक्टिविटी हमने नियमित तौर पे करवाई तो उनका प्रभाव बच्चे पे पड़ा, यानी कुछ बच्चों को हमने ऐसे ही छोड़ दिया, कुछ बच्चों को उनकी एक्टिविटी को देखते हैं हम लोग, फिर ऑब्जर्व करेंगे, एक्सपेरिमेंट टाइप करेंगे कि भाई अब हमने इसे ऐसे छोड़ दिया, अब इसके व्यवहार में क्या बदलाव आता है, यानी अब इसके व्यवहार में क्या बदलाव आता है। ठीक है, तो इस तरीके के, यानी टीचर अपनी एक्टिविटी को चेंज करता रहेगा लेकिन बच्चे में भी बदलाव देखता रहेगा। तो ये एक एक्सपेरिमेंट टाइप का हो गया कि टीचर अपना मेथड बदलता जा रहा है, देखता जा रहा है कि अब बच्चे में कितना सुधार आ रहा है, अब बच्चा क्या इंटरेस्ट ले रहा, तो वो एक एक्सपेरिमेंट होगा। नेक्स्ट है क्रियात्मक अनुसंधान का क्षेत्र व समस्या है। उसके कुछ क्षेत्र हैं, क्या किन क्षेत्रों में क्रियात्मक अनुसंधान किया जाता है और कहाँ कहाँ तक ये प्रभावी रहा है और इसके क्या क्या हमें परिणाम भी निकले हैं, वो भी हम लोग देख सकते हैं इसमें। क्रियात्मक अनुसंधान के मुख्य कार्य, देखिए, विद्यालय की समस्याओं का समाधान करके उनकी गुणात्मक उन्नति करना। गुणात्मक मतलब कि है हमारा गुणात्मक से तात्पर्य हमारा यहाँ पे है कि मान लीजिए उसकी क्वालिटी कैसी हो रही है, टीचिंग की क्वालिटी, यानी कि जो हम कंटेंट बच्चे को पढ़ा रहे हैं वो कह सकते हैं उसकी क्वालिटी रूप में अगर हम उसे देखें तो वो कितना अफेक्टिव है, क्या कुछ बच्चे में सुधार आ पा रहा है, कितना बच्चे की नॉलेज में वृद्धि हो पा रही है, कितने बच्चे की अंडरस्टैंडिंग में वृद्धि हो पा रही, कितने बच्चे के एप्लीकेशन में वृद्धि हो पा रही है। नॉलेज से मतलब आप समझते हैं कि ज्ञान को कलेक्ट करना, ठीक है, और अंडरस्टैंडिंग यानी कि उस ज्ञान जो उसने कलेक्ट किया है उसकी समझ अपने आप में क्रिएट करना। उसके बाद एप्लीकेशन यानी कि उसको अपनी डेली लाइफ में या किसी भी सिचुएशन में उसको यूज़ कर पाना, जो उसने ज्ञान उसने अर्जित किया है उसको यूज़ कर पाना। ये सब चीज़ें उसकी किस हद तक बढ़ी हैं या किस हद तक उसमें अंतर आया है, तो वो उसकी उन्नति हो जाएगी, गुणात्मक उन्नति हो जाएगी। और इसका क्षेत्र बहुत व्यापक है, बिल्कुल सही है, शिक्षा का क्षेत्र बहुत व्यापक है। शिक्षा में मात्र बच्चों को कुछ 4-5 क्वेश्चन लर्न करवा के उनको सुनना और उनका एग्जामिनेशन लेना तक ही सीमित नहीं है, इनका क्षेत्र बहुत बड़ा व्यापक है।
नेक्स्ट है हमारा, देखिए यहाँ पे क्रियात्मक अनुसंधान का क्षेत्र क्या है, बाल व्यवहार से संबंधित समस्याएं। सबसे पहला काम क्या है इसका, बाल व्यवहार से संबंधित, जैसे हम लोग CDP में भी पढ़ते हैं कि बालक की परिपक्वता यानी बालक की आयु स्तर का भी उस पर बहुत प्रभाव पड़ता है कि हर एक आयु स्तर के बच्चे को उसकी आवश्यकता, उसकी आयु के अनुसार उसको शिक्षा दी जाए। कि आप किसी कक्षा 8 के बच्चे को आप ABCD सिखाएंगे तो वो ना इंटरेस्ट लेगा और ना ही उसे सीखने की आवश्यकता है, और ना वो इंटरेस्ट लेगा, और ना ही वो उसकी रुचि के अनुरूप है, और ना ही वो उसके लिए उपयोगी हो सकती है, क्योंकि वो तो पहले सीख चुका है वो चीज़। तो और रुचि होना चाहिए उस बच्चे की, और उसकी योग्यता, उसकी आवश्यकता को ध्यान में रखकर, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखकर इन सब की समस्याओं को भी एक्शन रिसर्च उसमें काम करता है। नेक्स्ट है हमारा, किसमें काम करता है और उसका क्षेत्र क्या है, शिक्षण से संबंधित समस्याएं। टीचिंग से संबंधित जितनी भी समस्या आ रही हैं, जैसे मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन करा है कि बच्चे को विद्यालय में रोज रोज की समस्याएं हम लोग देखेंगे कि बच्चा आप किस समस्या को देख रहा है, आप कौन सी समस्या बच्चे को हो रही क्लासरूम में, तो वो सभी डेली समस्याओं को भी सॉल्व करना क्रियात्मक अनुसंधान का काम है। नेक्स्ट पॉइंट है परीक्षा में संबंधित समस्याएं। परीक्षा से संबंधित समस्याएं कि बच्चे को मान लीजिए कई बच्चे क्या होते हैं कि जल्दी जल्दी रट लिया, रट के लिख के फिर आ गए, फिर उसके बाद फिर कई बच्चे कक्षा में भूल जाते हैं। रटंत विद्या आजकल चल रही, रोट लर्निंग, तो वो सब समस्याएं हैं, उनको भी परीक्षा से संबंधित समस्या हो गई। फोर्थ पॉइंट है पाठांतर क्रियाओं से संबंधित समस्या। पाठांतर क्रिया यानी कि मान लीजिए डेली हमारी क्लास में, जैसे मान लीजिए आप पढ़ा रहे हैं, कोई कंटेंट है बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है, या मान लीजिए कोई कंटेंट से रिलेटेड अगर कोई टॉपिक, इकाई है, यूनिट से रिलेटेड कोई कंटेंट है, कोई पर्टिकुलर शब्द हैं वो उसे समझ में नहीं आ रहे हैं, या फिर मान लीजिए आपकी भाषा उसको समझ में नहीं आ रहा है, वो किसी अन्य भाषा का छात्र है, किसी अन्य भाषा को जानने वाला छात्र है, तो इस तरीके की पाठ से संबंधित, पढ़ाई से संबंधित समस्याएं, मान लीजिए आपके टीचिंग पढ़ाने के संबंध में कोई समस्या है तो उनको भी सॉल्व करता है, उन पर भी रिसर्च करता है। विद्यालय संगठन या प्रशासन से संबंधित समस्या। विद्यालय संगठन में हमारा कौन आ गया, यही जितने विद्यालय के स्टाफ हैं, जैसे मान लीजिए आपके अध्यापक है, प्रधानाध्यापक है, उसके बाद ही बात ये संगठन में पीयून वगैरह और भी सब सारा स्टाफ आ जाएगा, लिपिक वगैरह, और प्रशासन से संबंधित भी सभी लोग इसमें आ जाएंगे। उनकी समस्याओं को भी, उनसे संबंधित समस्याएं भी एक्शन रिसर्च में सॉल्व की जाती हैं। नेक्स्ट है हमारा क्रियात्मक अनुसंधान की प्रक्रिया, प्रोसेस क्या है, सोपान, किस प्रोसेस पे चल के हम लोग को कौन सा प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है क्रियात्मक अनुसंधान में, यानी कि एक्शन रिसर्च में। आइए देखते हैं पहला स्टेप हमारा क्या रहता है इसमें। सर्वप्रथम समस्या के क्षेत्र को पहचाने कि भाई किस क्षेत्र से है समस्या स्कूल की तरफ से, या फिर वो बच्चा अपने परिवेश से लेकर समस्या आया है, उसके घर से समस्या है, या फिर उसकी इकोनॉमिक समस्या है, या फिर उसकी कह सकते हैं सोशियोलॉजिकल समस्या है, किस तरह की कल्चरल समस्या है, या फिर लैंग्वेज से लेकर उसकी समस्या है, तो उसकी समस्या के क्षेत्र को समझेंगे। जिसके लिए शिक्षक को संवेदनशील होना चाहिए। संवेदनशील से मतलब ये है कि बच्चे से बिल्कुल निकट का संबंध होना चाहिए, तभी आप उसकी समस्या को समझ पाएंगे। हर बच्चे से आपका बहुत निकट का संबंध होना चाहिए, ताकि बच्चा आपको अपना दोस्त समझे और सभी बातें आपसे शेयर करे, तभी आप समझ पाएंगे कि इस पर्टिकुलर बच्चे को क्या समस्या है, तभी वह समस्या पहचान पाएंगे। और समस्या जानने के बाद वस्तुनिष्ठ रूप से उसके कारणों का, फिर उसका रीज़न पे जाओ कि भाई इसके रीज़न क्या हो सकते हैं। मान लीजिए कोई बच्चा क्लास में आता है, बैठ जाता है, और वो क्या करता है, बस खाली सुनता रहता है, वो कुछ नोट नहीं करता है, तो आप उससे चिल्लाएंगे या उसको मारने पीटने लग जाएंगे तो आप कभी नहीं समझ पाएंगे कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। आप उससे फ्रेंडली या फेमिलियर होकर बोलो कि बेटा आप लिखते क्यों नहीं हो, तो उससे थोड़ा कंफर्टेबल फील होगा, और वो आपको बताएगा कि मैम मेरे पास कॉपी नहीं है, या फिर मेरे पास पेन नहीं है। फिर आप उससे भाई पेन अरेंज करवाओगे 1-2 दिन, फिर आप कहोगे बेटा आप पेन रोज़ क्यों नहीं लाते हो, तो वो फिर आपको बताएगा कि मैम मम्मी के पास पैसे नहीं थे, या पापा ने पैसे नहीं दिए थे, पापा कह रहे थे पैसे आ जाएंगे तो आपको पेन दिला देंगे। तो फिर वो आपको बताएगा, क्योंकि आप संवेदनशील उसके प्रति होंगे, तभी वो आपको अपनी समस्या बता पाएगा, तभी आप उसकी कारण पता लगा पाएंगे कि भाई इस समस्या का कारण क्या है। इकोनॉमिकल यानी कि आर्थिक रीज़न है इस समस्या का। इस समस्या को अब हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, वो हमारी समस्या है। तो हमें पता चला उसका कारण क्या है कि इकोनॉमिकल रीज़न है ये बच्चे क्लास में लिखता क्यों नहीं है, सुनता क्यों रहता है, इकोनॉमिकल रीज़न है। अब इसके साक्ष्यों को एकत्रित करेंगे, वही चीज़ है कि भाई जानेंगे
उसके माता पिता से बोलेंगे कि भाई आप एक इसको छोटा मोटा सामान आप लेकर भेज दीजिएगा, या फिर हम अपनी तरफ से हेल्प करें कि भाई स्कूल की तरफ से हो सके तो वो करें। फिर उसके बाद समस्या के कारणों में तर्क करेंगे। कई समस्याएं तर्क करने की होती हैं, संगति परिलक्षित करने की होती हैं। कोई समस्या तो जल्दी समझ में आ जाती हैं। नवीनता होना चाहिए, आदर्श का चयन होना चाहिए, कुछ मापदंड इस तरीके से फिर उपलब्ध हो सकें तथा अनुसंधान कर्ता की पहुंच के अंतर्गत हो आदि भी तय होना चाहिए। ये सब हो गया फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप देखते हैं हम लोग। सेकंड स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, समस्या के लिए संभावित समाधान दिए जाएंगे। अब इसके लिए समाधान जैसे कि मैंने बताया, तो उसके पेरेंट्स को बुला के बोलेंगे कि भाई आप एक पेन दिला दिया करिएगा, या फिर एक रफ कॉपी दिला दीजिए। आप सब सब्जेक्ट की कॉपी नहीं दिला सकते, एक रफ कॉपी दिला दीजिएगा, उसी में ये बच्चा सब कुछ नोट करता रहेगा। एक पेन आप दिला दीजिएगा, हम लोग इतना कंसीडर कर लेंगे। तो ये समाधान हो गया। या फिर उसे उसके माता पिता नहीं कर पा रहे हैं तो आप उसे विद्यालय की तरफ से भी कुछ कॉपी दे सकते हैं, पेन किताबें दे सकते हैं, पेन वेन इस तरीके की सामग्री आप उसे दे सकते हैं। तो ये एक समाधान की तरफ हो गया। उन्हें ही परिकल्पना करते हैं, क्रियात्मक परिकल्पनाओं का स्रोत, समस्या के कारणों का विश्लेषण। वही है सेकंड स्टेप में आप क्या करेंगे, उसके रीजंस का एनालिसिस करेंगे और उसको समाधान की दृष्टि से एनालिसिस करेंगे। कारण तो हमने वही जान लिया था, अब इनके कारणों का समाधान की दृष्टि से एनालिसिस करेंगे कि भाई अब हम ये कारण है, इन कारणों को कैसे कैसे हम लोग समाधान कर सकते हैं। तो ये हो गया। इसमें क्या हो गया, अनुसंधान की प्रक्रिया परिकल्पना की पुष्टि की जाती है। परिकल्पना दो पक्ष, परिकल्पना हाइपोथेसिस, परिकल्पना नहीं हाइपोथेसिस कितने होते हैं, दो टाइप के इसमें क्रिएट हो जाएंगे। अनुसंधान की प्रक्रिया, अब उसने रिसर्च करना चालू किया किसमें, कि भाई इनके रीजन को एनालिसिस करा उसने। कई समस्या के रीजन सामने जल्दी समझ में आ जाते हैं, पर कई समस्या के नहीं आते हैं, तो फिर क्या करना पड़ता है, उसका हाइपोथेसिस करना पड़ा। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, उसमें अन्वेषण करेंगे, खोज करेंगे, अनुसंधान करेंगे। फिर उसमें कुछ हाइपोथेसिस दो प्रकार के निकल कर आएंगे। पहला हमारा क्या, क्रियात्मक पक्ष, और दूसरा लक्ष्य पक्ष। क्रियात्मक यानी कि हम इसमें क्या कर सकते हैं, हेल्प क्या कर सकते हैं, हम अपनी तरफ से क्या एफर्ट कर सकते हैं, उसके माता पिता की तरफ से क्या एफर्ट किए जा सकते हैं, और कैसे हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। लक्ष्य प्राप्त करने का तात्पर्य उस समस्या का समाधान कैसे कर सकते हैं। तो ये दो प्रकार की समस्याएं, दो प्रकार के हाइपोथेसिस उस कंडीशन में बनेंगे द्वितीय सोपान में। अब थर्ड सोपान देखते हैं हम लोग, तृतीय सोपान। तृतीय सोपान क्या है हमारा, क्रियात्मक परिकल्पना का संभावित समाधान हुआ। संभावित समाधान यानी कि जो जितना मतलब कर सकते हैं, जितनी संभावना है उसका समाधान करने की, उतना उसका समाधान किया जाएगा। इसलिए इसकी पुष्टि रूपरेखा तैयार की जाती है। पुष्टि रूपरेखा तैयार की जा सकती है भाई इस तरीके से। कुछ समस्याएं ऐसी होती हैं कि जिनका करना ही पड़ता है हमें इस तरीके से प्रोसेस। तो पुष्टि रूपरेखा तैयार की जाएगी। इस समय इसके आगे क्या होगा, इस समय में एक रूपरेखा तैयार की जाएगी। रूपरेखा का स्वरूप निश्चित नहीं होगा, अपितु अनुसंधानकर्ता अपनी सुविधा अनुसार इसका स्वरूप निर्धारित कर सकता है। वही है कि अनुसंधानकर्ता जो है वो खुद ही अपनी सुविधा के अनुसार इसका स्वरूप निर्धारित कि भाई इसका ऐसे ऐसे हम लोग सुधार कर सकते हैं, ये तरीका है हमारे पास। आगे हम आपको बताएंगे भी कि हमने एक एग्जाम्पल के तौर पर एक बच्चे का हम लोगों ने एक्शन रिसर्च किया है, वो भी हम आपको बताएंगे कि वो एक्शन रिसर्च कैसे किया जा सकता है, ताकि आपको पूरी तरह समझ में आ जाए कि एक्शन रिसर्च कैसे हम किसी बच्चे का कर सकते हैं। और हमने एक बच्चे का लिया है कि उसकी जो समस्या थी उस पर हमने एक्शन रिसर्च किया है। आप और भी समस्याओं और कक्षा में बैठे भिन्न भिन्न बालकों की भिन्न भिन्न समस्याएं होती हैं, तो आप सभी बच्चों की समस्याओं का एक्शन रिसर्च उसी तरीके से कर सकते हैं। तो आपको ये कंटेंट अच्छा लग रहा है, आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लग रहा है, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसी ही वीडियो मैं आपके लिए लाती रहूँ। तो देखते हैं थर्ड सोपान में क्या किया, उसने एक रूपरेखा तैयार की कि हम इसका समाधान कैसे करेंगे। नेक्स्ट हमारा फोर्थ है, और परीक्षाओं का चयन भी यहाँ पे हो गया। ठीक है, चतुर्थ हमारा क्या है, फोर्थ स्टेप क्या है, क्रियात्मक अनुसंधान की रूपरेखा के समय शोधकर्ता अपने निरीक्षण के आधार पर प्रदत्तों का संकलन करता है। देखिए, निरीक्षण के आधार पर मतलब जो उसने देखी है, जो उसने समझा है बच्चे से, उसके आधार पर वो क्या करता है, उसके आधार पर संकलन करता है। पहले तो उसने रूपरेखा तैयार कर ली, अब यहाँ पे उसने जो देखा था, बच्चे की समस्या थी, जो उसने ऑब्जर्व खुद एज अ फ्रेंड बच्चे के साथ उसने जो ऑब्जर्व किया, उसका वो संकलन करता है।
रूपरेखा में, और अंत में छात्रों की परीक्षा भी लेता है। फिर उसकी परीक्षा लेता है कि भाई हमने ये समस्याएं देखी इसमें, तो ये समस्याएं सही है कि नहीं है। और परीक्षाएं शिक्षक निर्मित होती हैं। निरीक्षण प्रविधि का प्रयोग होता है। निरीक्षण प्रविधि यानी कि ऑब्जर्व करना, देखना, देखकर बच्चे की समस्या को समझना, या बच्चे के बारे में अंडरस्टैंडिंग बनाना अपनी, कि ये बच्चे की समस्या आखिर में ये है। अधिक किया जाता है, निरीक्षण प्रविधि का प्रयोग किया जाता है। इस विश्लेषण से परिकल्पना प्रयोग करने की प्रवृत्ति विकसित की जा सकती है। सही बात है, मान लीजिए हमने उसका समस्या देख ली, समाधान करने के लिए सोच लिया, फिर हमने उसका एक टेस्ट लिया, तो हमें पता चल गया कि हाँ भाई इस बच्चे की यही समस्या थी। कई बार समस्या होती कुछ है और हमें कुछ समझ में अलग आती है, तो हमने ऑब्जर्वेशन मेथड जो यहाँ पे यूज़ किया, इससे हमें ये पता चल गया कि हाँ इस बच्चे की यही समस्या थी, ये तरीका हमारा सही था और इसी तरीके से उसकी समस्या का समाधान किया जा सकता है। फिफ्थ स्टेप है हमारा, प्रदत्त अर्थहीन होते हैं। प्रदत्त यानी कि, प्रदत्त का मतलब होता है कि कोई कार्य देना, बच्चे को कार्य देना, कि आपने बोला कि भाई इस टॉपिक का आपको इस टॉपिक पे आप अपना ये क्वेश्चन आंसर हमने दिए, इनका आंसर लिख के लाना, तो ये हो गया प्रदत्त कार्य। तो ये अर्थहीन होते हैं। प्रदत्त कार्य में क्या है कि मान लीजिए आपने बच्चे को काम दिया, वो बच्चा देख कर भी लिख के ला सकता है, किसी से पूछ कर भी उसने अपना दिमाग तो यूज़ किया ही नहीं, उसकी रियल कंडीशन तो हमें पता ही नहीं चली कि वो समस्या उसकी क्या समस्या है, ये तो हमें पता ही नहीं चली। हो सकता है वो अपनी समस्या, हम उसकी समस्या को पकड़ ही ना पाए, क्योंकि जब हमने उसे जो काम दिया वो किसी और की हेल्प से करके ले आया, अपने माता पिता से पूछ कर करके ले आया, अपने किसी और टीचर से पूछ कर करके ले आया, या फिर किसी पास पड़ोस में किसी से पूछ के करके ले आया, तो वो एक अर्थहीन हो गया, क्योंकि हमें उसकी रियल कंडीशन का पता नहीं चल पाएगा। और जब हम उसे काम देंगे, क्लास में ही बैठ के उससे करवाएंगे और हम उसे देखेंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि इसके बच्चे के कितना क्या सुधार हुआ है और इसने कितना आगे विकास किया है। इसलिए सांख्यिकी प्रविधियों द्वारा इसका विश्लेषण किया जाता है। स्टैटिस्टिकल मेथड इसका यूज़ किया जाता है। इस प्रकार प्राप्त निष्कर्षों का अर्थापन किया जा सकता है। अर्थापन यानी उनका अर्थ निकाला जा सकता है। साधारणतया क्रियात्मक अनुसंधान में सरल सांख्यिकी विधियों का प्रयोग किया जाता है। सांख्यिकी विधियों का यूज़ करके ही ये होता है। तो सही है कि सांख्यिकी विधियों का यूज़ करके ये काम किया जाता है, क्योंकि ये प्रदत्त कार्य के थ्रू नहीं होता है ज़्यादा इफेक्टिव, तो इसमें सांख्यिकी विधियों का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा, सांख्यिकी विधियों का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा, यदि एक परिकल्पना के लिए प्रदत्तों का संकलन किया जाता है, प्रदत्तों के विश्लेषण से परिकल्पना का सत्यापन किया जाता है। ये सब हटा दीजिए। यदि एक परिकल्पना की पुष्टि नहीं हो सकी, तब एक परिकल्पना की पुष्टि नहीं हो सकी, तब एक परिकल्पना की मान लीजिए पुष्टि नहीं हो सकता, परिकल्पना क्या हो जाएगी आपकी, सॉरी, पुष्टि नहीं हो सकी, तो आप क्या हो जाएगा उस स्थिति में, आपका क्या हो जाएगा, सॉरी डियर। तो कुल मिला के हम लोग कह सकते हैं कि परिकल्पना की अगर आपकी पुष्टि नहीं हो पा रही है, तो उस स्थिति में आप लोग क्या करेंगे, उस स्थिति में आपको पता नहीं चल पाएगी उस छात्र की रियल कंडीशन। रियल जानने के लिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, रियल कंडीशन जानने के लिए हमें उसमें रियल कंडीशन जानने के लिए हमें उसको क्लासरूम में ही काम करवाना पड़ेगा, और क्लासरूम में ही काम करवा के हम लोग उसका देख पाएंगे कि हाँ भाई इस बच्चे की ये समस्या है। तो ये हो गया। नेक्स्ट स्टेप देखते हैं हम लोग, अंतिम सोपान, लास्ट स्टेप है हमारा। इसमें प्रदत्तों के विश्लेषण के आधार पर निष्कर्षों का प्रतिपादन किया जाता है। प्रदत्तों के भी आधार पर भी किया जा सकता है। ये निष्कर्ष नवीन ज्ञान की वृद्धि नहीं करते, यानी कि नवीन ज्ञान की वृद्धि करेगा। जैसे मान लीजिए आपने कुछ क्वेश्चंस दे दिए, तो उन क्वेश्चंस के आंसर देख कर लिख के ले आया, तो उसका खुद का दिमाग उसने क्या उसमें चेंजेस आया वो सब हमें नहीं पता चल पाएगा, ठीक है। तो इसके अपितु इन क्रियाओं की ओर संकेत करते हैं, जिससे समस्या का समाधान किया। तो यही है फिफ्थ स्टेप। इसमें प्रदत्तों के विश्लेषण के आधार पर निर्णयों निष्कर्षों का प्रतिपादन किया जाता है। ये निष्कर्ष नवीन ज्ञान की वृद्धि नहीं करते हैं। डिसीजन से हमें नवीन ज्ञान पता नहीं चलता है, अपितु इन क्रियाओं की ओर संकेत करते हैं, इससे समस्या का समाधान किया जाता है। वो हमें ये बता देंगे कि भाई समस्या का समाधान इस तरीके से क्या है।
आइए अब देखते हैं हम लोगों ने बनाया है वाणिज्य विषय का, जिसका उप विषय है बैंकिंग। बैंकिंग सेक्टर से वाणिज्य में भी कई उप विषय होते हैं, जैसे मान लीजिए आपका आपका एक स्टैटिक्स हो गया, सांख्यिकी हो गया, एक आपका बैंकिंग हो गया, एक आपका अर्थशास्त्र हो गया, या फिर एक आपका व्यापार हो गया। इस तरीके से कई उप विषय होते हैं और जिसका विषय मेन विषय होता है वाणिज्य। तो ये हम लोगों ने वाणिज्य विषय का एक बैंकिंग प्रकरण से बैंकिंग सेक्टर से ये हम लोगों ने एक बनाया है। इसमें अनुसंधान जो कर रहा है उसका नाम ये है। इसके बाद अनुसंधान कितने टाइम तक किया, 30 दिन, 1 महीने तक किया। और विद्यालय किस विद्यालय के छात्र पर किया है, तो विद्यालय का नाम पूर्व माध्यमिक विद्यालय नवाबगंज है। और इसके बाद अनुसंधान निर्देशक का नाम, निर्देशन किसने किया भाई, किसकी हम लोगों ने अंडर में ये अनुसंधान का कार्य किया, हमें किसने मार्गदर्शन किया, तो उसका नाम है डॉक्टर अर्पिता। आपकी जो टीचर आपको मार्गदर्शन करें कि भाई आपको इस तरीके से अनुसंधान करना है, तो वो आपकी हो जाएगी निर्देशक। परियोजना का शीर्षक गृह कार्य न करके लाने की समस्या। परियोजना प्रॉब्लम क्या थी, हमने किस समस्या का समाधान कर अन्वेषण करने की खोज की, किस समस्या को समाधान की तरफ ले जाने का कार्य किया कि बच्चा क्या नहीं करके लाता था, होमवर्क करके नहीं लाता था। तो इस समस्या को हम लोगों ने लिया। समस्या की पृष्ठभूमि क्या बनाई हम लोगों ने, मैंने विद्यालय में देखा, कानपुर में कार्य करते हुए, जैसे हमने टीचिंग दौर में, अपना शिक्षण दौर में ये देखा कि बच्चे अनुभव किया कि छात्र वाणिज्य विषय में गृह कार्य करने में रुचि नहीं रखते हैं। आरंभ में मुझे लगा कि यह प्रेरणा का मुद्दा है। आरंभ में उन्होंने सोचा कि भाई मोटिवेशन का अभाव है, इसलिए बच्चे ऐसा नहीं कर रहे हैं, होमवर्क करके नहीं ला रहे हैं, मोटिवेट नहीं है, या फिर छात्र में रुचि नहीं रख रहे हैं, इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं सब्जेक्ट में। परंतु छात्रों के साथ परिचर्चा से मुझे ज्ञात हुआ, पता चला कि छात्र गृह कार्य को करने में आवश्यक आधारभूत कौशलों से जूझ रहे हैं। कौशलों से जूझ रहे हैं इन द सेंस कि बच्चे को कोई समस्या हो रही है, वो होमवर्क नहीं कर पा रहे हैं, या फिर उन जो क्लासरूम में उन्हें कंटेंट पढ़ाया जा रहा है उन्हें वही अच्छे से समझ में नहीं आ रहा है, वही उनको दिमाग में नहीं फिट हो पा रहा है, तो वो घर पे कैसे उस चीज़ को कर पाएंगे। बाद में इस बात का पता चला। फिर जब इस बात का पता चला तो मैंने इस समस्या का स्वरूप जानकर उसकी परियोजना बनाई, एक परियोजना बनाई, और इस परियोजना बना के इसको हल करने के लिए प्रयास किया। तो हल करने के लिए प्रयास क्या किया, परियोजना का उद्देश्य, फिर हमने सेकंड इसमें हेडिंग क्या डाली, परियोजना का उद्देश्य वही कि बच्चा गृह कार्य करके नहीं लाता है, होमवर्क करके नहीं लाता है। दूसरा क्या है, गृह कार्य करने के लिए आवश्यक आधारभूत कौशल विकसित करना। क्या करेंगे भाई, कौशलों से जूझ रहा है, उसे नहीं समझ आ रहा है, तो कौशल विकसित करना, ये हमने उद्देश्य। तीसरा उद्देश्य हमने क्या बनाया, शिक्षण कौशल में सुधार करना कि छात्र वाणिज्य में रुचि ले सकें। यानी हमारे शिक्षण कौशल में कोई कमी रह रही है तो बच्चा होमवर्क करके नहीं ला रहा है, वो भी रीजन हो सकता है, तो ये रीजन बनाया। सेवेंथ हमने उसमें क्या उद्देश्य बनाया अपना, कि उसमें सुधार करना। वाणिज्य विषय में छात्रों के निष्पादन स्तर यानी खुद काम करने की, खुद स्वयं काम करने की, खुद काम को कह सकते हैं कि शुरू करना, खुद काम को शुरू करना, नए नए थॉट्स क्रिएट करना, दिमाग में ब्रेन स्टॉर्मिंग करना, ये सब चीज़ें खुद करना, ये एक हमारा मुद्दा रहा। फिर हमने क्या क्या सोचा, छात्रों को वाणिज्य के तथ्यों से अवगत कराना। मान लीजिए कोई कंटेंट है, कोई टॉपिक है, टॉपिक के कोई कंटेंट है, कोई शब्दावली है, कोई शब्दों के कोई अर्थ हैं, या कोई डिफ़िकल्ट टर्म्स हैं, वो बच्चे को समझ में नहीं आ रही, तो कोई क्वेश्चन में मान लीजिए कोई शब्दों का ऐसा प्रयोग किया जा रहा है कि वो बच्चे को क्वेश्चन ही समझ में नहीं आ रहा, तो भले ही उसका आंसर कितना भी ईजी हो, उसे आता हो, तो वो नहीं कर पाएगा। तो कोई टर्म्स वगैरह हैं, ये तथ्य उसको नहीं आ रहे, उनसे अवगत कराना, व्यवहारिक जीवन से संबंधित बनाना, और ज्ञान को क्या उसके रियल लाइफ से जोड़कर सिखाना, ताकि वो उसके दिमाग में फिट हो जाए। तो ये कुछ उद्देश्य बनाए। फिर थर्ड हम लोगों ने हेडिंग क्या बनाई इसमें, परियोजना का महत्व। उसका महत्व क्या था, प्राय देखा गया है कि वाणिज्य विषय जो माध्यमिक स्तर की कक्षाओं में सामाजिक विषय के अंतर्गत रखा जाता है। माध्यमिक यानी कि कक्षा 8 तक ये क्या है, एक सेपरेट सब्जेक्ट तो नहीं है, ये क्या है, ये हमारा कक्षा 8 तक एक सामाजिक के साथ ही थोड़ा सा इंक्लूड कर दिया जाता है। या तो आपका ये कह सकते हैं केंद्रीय प्रवृत्ति की मास सेंट्रल टेंडेंसी, आपकी मेन मोड मीडियन आ जाएगा थोड़ा सा, ठीक है। उसमें आपका व्यापार कितने प्रकार का होता है ये सब आ जाएगा, या फिर आपका क्या आ जाएगा उसमें, इस तरीके की चीज़ें, यही उसमें टॉपिक्स दिए गए हैं, कुछ पाठ दिए गए हैं सिलेबस में। किसमें, कौन सी बुक में, ये आपका इंक्लूड रहेगा किसमें, सामाजिक में। कोई अलग से सब्जेक्ट नहीं है, जबकि 9th से ही एक अलग सब्जेक्ट बन जाता है वाणिज्य। अब वो तो ये सब भी अब सब चेंज हो जाएगा नई शिक्षा नीति 2020 में। तो क्या होगा, तो ये क्या रहा, एक उसी में इंक्लूड रहा करता है।
तो अर्थशास्त्र के कुछ टॉपिक रहते हैं उसमें, ठीक है। विनिमय, विक्रय, बाजार प्रणाली, ये सब उसके अर्थशास्त्र के भी कुछ टॉपिक इसी में सम्मिलित रहते हैं सामाजिक विषय में। तो प्रायोगिक ज्ञान विद्यार्थियों को देना अति आवश्यक है। प्रायोगिक यानी कि प्रैक्टिकल नॉलेज देना आवश्यक है, ये इसका महत्व है। गृह कार्य का मुख्य उद्देश्य क्या है कि सीखने की क्षमता में वृद्धि करना। मान लीजिए आपने जो सिखाया, आपने कोई टॉपिक से रिलेटेड आपने 1-2 क्वेश्चंस करवाए या 1-2 चीज़ें करवाई आपने, और आपने बोला बेटा ये घर से करके लाए, तो बच्चा क्या करेगा, अभ्यास करेगा, कंसंट्रेशन करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करेगा, दिमाग लगाएगा, तो उसकी सीखने की क्षमता में वृद्धि होगी। और अधिक हम अपने दिमाग का उपयोग करते हैं, उतना ही यह विकसित हो जाता है। बात वही है कि बच्चा अपने दिमाग का ज़्यादातर यूज़ करेगा, घर पे जाके दिमाग लगाएगा कि भाई हमें इतना होमवर्क करके लेके जाना है, तो वो कैसे भी अपना दिमाग यूज़ करेगा, प्रयास करेगा, तो वो उस चीज़ को अच्छी तरह से सीख पाएगा। यह एक सिद्ध वैज्ञानिक तथ्य है। इसी तरह छात्रों के व्यवहारिक कौशल को बढ़ाने के लिए, व्यवहारिक यानी कि व्यवहारिक ज्ञान, निजी लाइफ में उस चीज़ को कर पाना, हो गया हमारा व्यवहारिक ज्ञान। और एक होता है सैद्धांतिक ज्ञान। सैद्धांतिक ज्ञान से मतलब है कि जो किताबों में हमने लिखा हुआ है वो पढ़ लिया, रट लिया और किताबें बंद हो गई, हम भी सब कुछ भूल गए, किताबें बंद करके रख दी, उसको रियल लाइफ में यूज़ नहीं कर पाया, तो वो सैद्धांतिक ज्ञान हो गया। इसके साथ ही क्या है, प्रत्येक विषय की भांति वाणिज्य विषय में भी अभ्यास आवश्यक है। अभ्यास तो सभी लर्निंग का पहला काम ही अभ्यास है, ठीक है। अतः यह परियोजना प्रत्येक वाणिज्य के अध्यापक के लिए आवश्यक है कि सबको भाई ऐसा परियोजना बनाना चाहिए। अब देखते हैं आगे। नेक्स्ट है हमारा समस्या का अभिकलन। अब समस्या को हमने यहाँ पे महत्व देख लिया, अब अभिकलन करेंगे। कक्षा 7 के छात्रों का वाणिज्य विषय में गृह कार्य करने आवश्यक आधारभूत कौशलों के अभाव को दूर करना। अब हमारा अभिकलन है, समस्या हमने समझ ली, उसका महत्व समझ लिया, उसका हमने एक्शन रिसर्च किया है, उसका उद्देश्य समझ लिया, किस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए हम कर रहे हैं। अब हम उसका क्या करेंगे, अभिकलन करेंगे। अभिकलन यानी कि उसको कौशलों के अभाव को दूर करने का प्रयास करेंगे। तो फिर हम एडिंग डालेंगे समस्या का परिसीमन। मैंने पूर्व माध्यमिक विद्यालय नवाबगंज यानी विद्यालय का नाम लिखेंगे आप, नगर के कक्षा 7 के सभी छात्रों को अध्ययन हेतु लिया, सभी को अध्ययन के लिए लिया, स्टडी के लिए लिया। समस्या के कारणों का विश्लेषण करेंगे, एनालिसिस करेंगे, जैसा मैंने आपको पहले भी थ्योरी में बताया। हम लोग विश्लेषण करेंगे कि जैसे समस्या का संभावित कारण क्या हो सकता है, उसके साक्ष्य, ये हेडिंग डालेंगे। तथ्य और अनुमान लगाएंगे हम लोग, फिर अनुसंधानकर्ता, फिर ये हमारा कारणों का प्राथमिकता, कौन से कारण हो सकते हैं, पहला कारण हो सकता है, दूसरा कारण हो सकता है, कारणों का नंबर हम लिखेंगे यहाँ पे। तो संभावित कारण क्या है, गृह कार्य कठिन तथा अत्यधिक मात्रा में होना, ये रीज़न हो सकता है। एवं छात्रों को गृह कार्य संबंधी निर्देश समझने में कठिनाई होना, यानी कि कार्य ज़्यादा हो सकता है, गृह कार्य या तो ज़्यादा होना चाहिए, ज़्यादा है, या तो उसके तथ्य हैं जो वो बच्चे को समझ में नहीं आ रहे हैं, या तो आप गृह कार्य दे रहे हैं उसको, उसमें निर्देश नहीं दे रहे कि आपको ऐसे ऐसे करना है, ये कारण हो सकते हैं। साक्ष्य क्या हो सकते हैं, छात्रों परिचर्चा गृह कार्य पुस्तिका के निरीक्षण से ज्ञात। ऐसा हमें कैसे पता चला, ये सब हमने बनाया है, ऐसा बोला हमने, लेकिन हमें पता कैसे चला, गृह कार्य पुस्तिका यानी कि डायरी, होमवर्क डायरी से को निरीक्षण किया, उससे हमें ऐसा पता चला कि भाई कुछ टर्म्स डिफ़िकल्ट हो सकती हैं, आपने होमवर्क को एक्सप्लेन नहीं किया कि बच्चा आपको होमवर्क ऐसे ऐसे करना है, या फिर आपने होमवर्क बहुत ज़्यादा मात्रा में दे दिया, ये सब रीज़न उसका हो सकता है। ये हमें पता चला किससे, होमवर्क डायरी से पता चला। तथ्य एवं अनुमान, तथ्य हो सकते हैं, भाई तथ्य क्या है, हमने डायरी में देखे तो वो तथ्य ही। अनुसंधान करता है, नियंत्रण में है। कारणों का प्राथमिकता सेकंड, ठीक है। हाँ ऊपर, हाँ। फिर दूसरा रीज़न क्या हो सकता है, शिक्षक द्वारा गृह कार्य की जांच ना होना। दूसरा रीज़न हमने देखा कि हो सकता है कि टीचर इंटरेस्ट नहीं ले रहा, टीचर ने होमवर्क तो दे दिया, फिर उसको वो चेक नहीं कर रहा है, तो फिर बच्चा भी सोचा अरे मैम को थोड़ी ना क्लास में होमवर्क चेक करती हैं, क्या करना, क्या करके ले जाना। जब उन्हें चेक ही नहीं करना, मैम को इंटरेस्ट नहीं है, मैम ने तो होमवर्क दे दिया, बस अपने काम से मुक्त हो गई। अब जब मैम इंटरेस्ट लेंगी, सब बच्चों को चिल्लाएंगी, बोलेंगी लाइए अपना अपना होमवर्क चेक कराइए, तो बच्चे को एक डर रहेगा कि भाई हमें होमवर्क करके ले जाना है, मैम चेक करेंगी, डांटेंगी। तो इसका क्या साक्ष्य रहा, गृह कार्य पुस्तिका के निरीक्षण से ये भी पता चल गया कि मैम ने होमवर्क चेक नहीं किए, साइन नहीं किए, मैम ने देखा नहीं है, मैम के साइन नहीं है, ठीक है। ये भी तथ्य है, नियंत्रण में है, मैम ने नियंत्रण कर सकती है इसको, अनुसंधान करता है इसको नियंत्रण कर सकता है कि भाई वो अपनी डायरी को रोज़ चेक करे। ये भी नियंत्रित कर सकता है कि होमवर्क कम मात्रा में दे, बच्चे को एक्सप्लेन करे कि ये होमवर्क कैसे करना है, निर्देश दे, ये भी उसका नियंत्रण में है। तो ये दूसरा रीज़न हो गया।
तीसरी चीज़ क्या है, प्रत्येक विषय का गृहकार्य संकलित रूप से अध्ययन अत्यधिक होने से छात्रों में तनाव की स्थिति होना। बहुत सारा होमवर्क दे दिया है सब सब्जेक्ट का, मान लीजिए आपने हिंदी में दे दिया कि बेटा 4 क्वेश्चन लर्न करके लाना है, इंग्लिश में दे दिया कि आपको 2 एक्सरसाइज सॉल्व करके लाना है, ऐसी मैथ में दे दिया आपने कि 1-2 एक्सरसाइज आपको सॉल्व करना है। इस तरीके से प्रत्येक टीचर ने अपना सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ज़्यादा अगर होमवर्क दे दिया तो बच्चा तो सारा दिन होमवर्क ही करता रहेगा, इससे उसमें स्ट्रेस हो जाएगा और वो खाली बुक बर्न बन के रह जाएगा, यानी किताबी कीड़ा बन के रह जाएगा, खुद कुछ एक्सप्लोर नहीं कर पाएगा, खुद कुछ अन्वेषण नहीं कर पाएगा, व्यवहारिक चीज़ें नहीं सीख पाएगा, उसका और विकास क्षीण हो जाएगा, वो तो रोट लर्निंग हो गई। इसका ये भी कैसे पता, छात्रों व माता पिता से साक्षात्कार से ज्ञात हुआ, यानी पेरेंट्स टीचर मीटिंग हुई जब उसमें पता चला कि भाई मैम बहुत सारा होमवर्क दे देते हैं टीचर्स लोग, बच्चा इतना कर ही नहीं पाता है, स्कूल से ही वो 2 बजे फ्री होता है, 2 बजे स्कूल से फ्री होने के बाद फिर वो नहाया धोया, टीवी देखा, खाना खाया, आराम किया थोड़ा सा, फिर थोड़ा घूमने टहलने गया, उसके बाद फिर वो उसको वही 4-5 घंटे का टाइम बचा, 2-4 घंटे, तो ये होमवर्क ज़्यादा देते हैं। ये अनुमान लगाया गया, भाई इन लोगों ने बताया और अनुमान लगाया। अन्य शिक्षकों के सहयोग से नियंत्रण में है, हालांकि ये पॉइंट भी हम लोग डायरी में देख सकते थे, लेकिन ऐसा तो उनके माता पिता ने ही बता दिया। अन्य शिक्षकों के सहयोग से नियंत्रण, इसको भी हम लोग रोक सकते हैं। कैसे रोक सकते हैं, सभी टीचर्स से बोल सकते हैं कि मैडम काम कम दिए करिएगा बच्चों को, बच्चे इतना काम कर नहीं सकते, जितना है क्लास में क्लासरूम में आप सॉल्व करवाइए, जितना है बच्चे को व्यवहारिक ज्ञान दीजिए, ज़्यादा सैद्धांतिक ज्ञान देने की आवश्यकता नहीं है, बच्चों को व्यवहारिक जीवन के लिए दक्ष बनाइए, दैनिक जीवन में बच्चे परफेक्ट होना चाहिए। तो ये थर्ड रीज़न हो सकता है। नेक्स्ट क्या हो सकता है, फोर्थ रीज़न क्या हो सकता है, छात्रों के पास विभिन्न घरेलू या व्यावसायिक कार्यों के कारण समय की कमी होना। कुछ बच्चों के ऐसे काम होते हैं, मान लीजिए कोई बच्चे अपने माता पिता के काम में हेल्प करवाता है, किसी के यहाँ कोई ऐसा बिजनेस होता है कि मान लीजिए किसी के यहाँ क्या हो सकता है, कुछ भी काम हो सकता है, ऐसे घरेलू काम होते हैं, किसी के यहाँ सिलाई का काम होता है, तो कोई लड़की अपने माता पिता के साथ सिलाई में हेल्प करवाती है कि भाई उसके माता पिता सिलाई करते हैं, वो घर का खाना बनाती है। तो इस तरीके के काम भी बच्चे अपने माता पिता के साथ हेल्प करवाते हैं, क्योंकि अगर इकोनॉमिक रूप से भी फिर वो वीक हो जाएंगे तो फिर तो पढ़ाई भी नहीं कर पाएंगे ना, तो उन्हें पढ़ाई के साथ साथ अपना क्या कह सकते हैं आय अर्जन भी करना पड़ता है। तो ये सब काम के भी रीज़न हो सकते हैं। तो जब उन्हें पढ़ाई भी करना है और 2-2 जगह उनका दिमाग डाइवर्ट, 2-2 काम करना है, तो फिर वो एक ही काम को उतने अच्छे ढंग से नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनको एक समय में 2 काम करना है, पहले तो उन्हें कमाना है, पैसे अर्न करना है, फिर उसके बाद उन्हें अपनी स्टडी करना है। तो इस कारण से भी बच्चे क्या होमवर्क नहीं कर पाते। छात्रों के माता पिता से ये भी उनके माता पिता ने बताया कि भाई बच्चा हमारा घर पे भी हमारी हेल्प करवाता है, दुकान पे बैठता है, हम उनके पिताजी दुकान पे बैठते हैं, फिर आधा टाइम वो बच्चा भी दुकान पे बैठता है, तो इस तरीके से थोड़ा सा उससे समय कम मिल पाता है। तो ये रीज़न भी पता चला, ये अनुमान लगाया गया। फिर माता पिता, ये भी उसको नियंत्रित किया जा सकता है कि भाई माता पिता से बोलो कि थोड़ा आप इन्हें समय दे दिया करिएगा कि ये होमवर्क कर ले, फिर उसके बाद ये अपनी दुकान पे बैठे, कोई बात नहीं। ये रीज़न फोर्थ हो सकता है। तो ये कुछ रीज़न थे। ये पता कैसे चले हमें, पता चले हमें उनके माता पिता से या फिर गृहकार डायरी से पता चले, कुछ कंटेसेंट से पता चले, कुछ हमने अनुमान लगाया, कुछ उनके माता पिता ने बताया, कुछ उनके दोस्तों ने बताया बच्चे के, कुछ चीज़ें नियंत्रण में थी जिनको हम सुधार सकते हैं, कुछ चीज़ें हमारे दूसरे टीचरों के सहयोग से हम लोग सुधार सकते हैं। ये कुछ रीजन्स थे, कौन से रीजन हो सकते हैं, ठीक है, 3-4 रीज़न हमारे थे। नेक्स्ट हेडिंग आएगी हमारी क्रियात्मक परिकल्पनाओं का निर्माण। अब हमने जो क्रियात्मक परिकल्पनाएं बनाई हैं, ये यहाँ पे क्रियात्मक परिकल्पनाएं हमारी थी, जो हाइपोथेसिस थे, उनका निर्माण करना है हमें। निर्माण कैसे, समस्या के कारणों में विश्लेषण के आधार पर निम्नलिखित 2 क्रियाओं परिकल्पनाओं का निर्माण होगा। पहली परिकल्पना क्या होगी, प्रथम क्रियात्मक परिकल्पना, फिर दूसरी क्रियात्मक परिकल्पना। पहली क्या होगी हमारी, यदि शिक्षक वाणिज्य के गृह कार्य को समय पर जांचें व उनकी, हमने पहली परिकल्पना बनाई, क्या क्रियात्मक परिकल्पना की जा सकती है। अगर या तो देखो अब इनका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, या तो टीचर अपने टीचरों को कम काम दें, बच्चों को कम काम दें, नियमित तौर पर डायरी जांचें, और क्या करें, और बच्चे को जितना होमवर्क दें उसको बच्चे को क्लास में पहले समझाएं कि बेटा आपको ये ऐसे ऐसे करना है, और ये सरल तरीका है, ये कठिन तरीका है। ये नहीं है कि आपने सरल क्लासरूम में करवा दिया और कठिन कठिन बच्चों को होमवर्क में दे दिया, तो बच्चे को समझ में नहीं आएगा, इससे तो वो पढ़ाई में पिछड़ता चला जाएगा ना। तो ये इनने हाइपोथेसिस बनाया। दूसरा क्या, दूसरा छात्रों को कम कार्य में गृह कार्य दें, कम मात्रा में दें, और गृह कार्य देने से पूर्व उसको क्या करें, वही बात आ गई कि उसका व्याख्यान करें, कक्षा में उसको एक्सप्लेन करें कि भैया जो हमने होमवर्क दिया है उसको इस तरीके से करना है, और अगर समझ में नहीं आए तो
किताब में पढ़ लेना या फिर हमसे नेक्स्ट डे पूछ लेना। ये नहीं कि समझ में नहीं आया तो उसको छोड़ो। गृहकार संबंधी समस्या को हल करेंगे ताकि वे गृहकार में आसानी महसूस कर सकें। तो ये समस्या हो गई, दोष सुधार हो गया। फिर उपकरणों का चयन। अब हम लोग कौन से टूल्स यूज़ करेंगे। अनुसंधानकर्ता ने कौन से टूल्स यूज़ किए समस्या समाधान के लिए। पहले तो विद्यार्थी गृह पुस्तिका, गृहकार यानी टीचर्स डायरी होमवर्क डायरी को विजिट किया, ये चीज़ें उसने यूज़ की। दूसरा अवलोकन, खुद ही ऑब्जर्व किया। इसके साथ वो दूसरे बच्चों से भी पूछ सकता था कि ये भाई ऐसा क्यों करता है, इसके घर पे क्या काम होता है, या फिर इसका क्या कहते हैं, ये किस चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट लेता है, घर में स्कूल से जाने के बाद ये क्या काम करता है। जो उसके आस पड़ोसी बच्चे रहते स्कूल में आते हैं उनसे ही पूछ सकते हैं। साक्षात्कार से, प्रतिपक्षा से और सब प्रश्नावली से प्रश्न पूछकर भी हम लोग ये सब चीज़ें पता कर सकते हैं। आगे देखते हैं प्रथम क्रियात्मक परिकल्पना की परीक्षा हेतु कार्यविधि। अब हमें उसकी परीक्षा लेना है। हमने समाधान ढूंढ लिया और कारण भी ढूंढ लिया, अब हमें उसकी एग्ज़ाम लेना है। समस्या को पहचानना, किया गया कार्य, हेडिंग डालेंगे, क्रम संख्या, हेडिंग डालेंगे, किया गया कार्य, दूसरा कार्यविधि, तीसरा उपयुक्त साधन, अवधि। पहला किया गया कार्य क्या, समस्या को पहचानना। कार्यविधि क्या करेंगे, शिक्षण कार्य के समय छात्रों से परिचर्चा। समस्या को कैसे पहचानेंगे भाई, शिक्षण जब हम पढ़ा रहे हैं उसी टाइम पे बच्चों से क्वेश्चनिंग करेंगे, उसी टाइम पे बच्चों से क्या करेंगे, परिचर्चा करेंगे, आपस में बातचीत करेंगे गृह कार्य का निरीक्षण करके। ठीक है, तो ऐसे हम समस्या को पहचान लेंगे कि ये समस्या है। साधन क्या है, गृह कार्य पुस्तिका में देखेंगे। ठीक है, दूसरा क्या हो सकता है, गृह समस्या से संबंधित तथा तथ्य प्रधानाचार्य के समक्ष रखना। दूसरा क्या कर सकते हैं भाई, समस्या से संबंधित परेशानियों किसको बताएंगे, प्रधानाचार्य को बताएंगे, प्रधानाचार्य को बताएंगे। परिचर्चा के माध्यम से यानी बातचीत करके एक पर्टिकुलर बच्चे के बारे में बातचीत के, भाई ये कक्षा में ये नाम का बच्चा है, ये इस तरीके की एक्टिविटी करता है, ये होमवर्क करके नहीं लाता, ये समस्या है, इसका भी गृह कार्य पुस्तिका में अपन को विवरण मिल जाएगा। नेक्स्ट क्या हो सकता है, ये क्या चल रहा है हमारा, ये परीक्षा चल रही है, परीक्षा हेतु कार्यविधि। ठीक है, फिर क्या करेंगे हम लोग, नेक्स्ट कर सकते हैं तीसरा, शिक्षकों को गृह कार्य संबंधी निर्देश दिए गए। टीचर्स को निर्देश देंगे, गृह कार्य के साथ गृह कार्य संबंधी विचार विमर्श भी करेंगे परिचर्चा के माध्यम से, आपसी बातचीत के माध्यम से। फोर्थ हमारा क्या रहेगा, शिक्षकों द्वारा गृह कार्य पुस्तिका जांची गई, ये पता लगाएंगे। शिक्षकों को नियमित रूप से दिए गए गृह कार्य की जांच करके छात्रों की गृह पुस्तिका का निरीक्षण कर लेंगे, देख लेंगे भाई कि टीचर ने जो काम दिया उसको जांचा, नेक्स्ट दिन चेक किया कि नहीं किया। ठीक है, ये हो गया, नियमित रूप से रोज चेक कर रहा है टीचर या नहीं कर रहा। फिफ्थ देखेंगे हम लोग, शिक्षक द्वारा गृह कार्य करने वाले छात्रों को प्रोत्साहित किया गया, मोटिवेट किया गया कि बेटा करो, तुम करो, क्यों नहीं कर रहे हो, होमवर्क करो, नहीं आएगा तो मैं बताऊंगा, मैं तो बैठा आपके सामने, अगर करके देखना, कोशिश करना, अगर समझ में आ जाए तो कर लेना, और अगर नहीं आए तो कल आपको मैं क्लास में बताऊंगा, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं। तो ये क्या हुआ, मोटिवेशन हो गया, प्रोत्साहित हो गया। वहीं दूसरी तरफ आप ही बच्चे से कई टीचर ये कह देते हैं इतना वर्क करके लाना वरना इतना मारूंगा कि शोर बना दूंगा। तो इस तरीके की कम्युनिकेशन भी कई टीचर यूज़ करते हैं। इससे क्या हो गया, बच्चा हतोत्साहित हो गया, डिमोटिवेट हो गया, अब वो डर के मारे डरा सा पता चले कल स्कूल ही नहीं आया, तो वो समस्या, एक नई समस्या पैदा हो गई। एक समस्या तो सॉल्व नहीं हुई, दूसरी नई समस्या हमारे सामने आ गई कि बच्चा अब एब्सेंट रहने लगा क्लास में, डरने लगा, तो वो हो गया हतोत्साहित करना। तो हम लोग क्या करेंगे, प्रोत्साहित करेंगे, बेटा करके लाना, प्रयास करना, कोशिश करना, अपना दिमाग लगाना, नहीं आएगा तो कल मैं बताऊंगा क्लास में आपको, एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार। सभी मनुष्य एक समान होते हैं, सभी लोग सीख जाते हैं, और कोई भी चीज़ कठिन नहीं है, सब आसान है दुनिया में। आपसे बड़ी थोड़ी ना है कोई चीज़, आपसे मतलब आपके दिमाग से ज़्यादा डिफिकल्ट थोड़ी ना, कोई भी चीज़ ऐसी है ही नहीं जो प्राप्त नहीं की जा सके। इस तरीके से उसे मोटिवेट करेंगे, इनाम वगैरह भी दे सकते हैं कई बार। ठीक है, अगर वो अच्छा करके ला रहा है तो। ठीक है, इस परियोजना या परिकल्पना के परीक्षण हेतु मैंने कक्षा 7 के सभी बच्चों का 15 दिन तक वाणिज्य विषय से, ये सब हमने कंटेंट लिख दिया। आगे देखते हैं फिर हम लोगों ने क्या किया। यहाँ पे देखिए, प्रयोग से पूर्व बच्चे की स्थिति क्या थी, गृह कार्य बच्चा 29% करके ला रहा। प्रयोग के बाद यानी अनुसंधान एक्शन रिसर्च करने के बाद बच्चा 35% होमवर्क करके ला रहा है, यानी कितने का अंतर आया, बच्चा 6% का उसमें सुधार हुआ। क्या हुआ, सुधार हुआ, यानी कि इम्प्रूवमेंट हुआ, किसके थ्रू, एक्शन रिसर्च के थ्रू। ठीक है, तो ये एक्सप्लेनेशन हो गई। अब आंकड़ों का विश्लेषण, ये हेडिंग डालेंगे हम लोग।
प्रयोग से पहले तथा प्रयोग के बाद छात्रों गृहकार्य के प्रति रुचि का वाणिज्य विषय में दिए गए गृहकार्य के निरीक्षण द्वारा अनुमान लगाया गया। प्रयोग से पूर्व बच्चे उसके उपरांत गृहकार्य में प्रति रुचि के आंकड़ों के अंतर 6% ही आया। ये एनालिसिस करके हमने बता दिया। परिणाम क्या निकला? मैंने कक्षा 7 के बच्चों का छात्रों में गृहकार्य न करने की समस्या का 15 दिन तक उसमें क्या किया, कार्य किया, और 35% छात्रों की गृहकार्य को उचित स्तर समय पर कार्य करने लगे, परंतु उनका गृहकार्य सही ढंग से नहीं हुआ। देखिए 35% सुधार आया। अभी तो पहले बच्चा कितना परसेंट कर रहा था? पहले बच्चा कर रहा था आपका 29%, पर 6% ही सुधार आया। यानी कहने का मतलब ये और सुधार की आवश्यकता है। परिणाम में हमने ये निकाला 6% ही सुधार आ पाया, 35% तक हम उसको आगे खींच कर ले जा पाए। इसके आगे भी सुधार की आवश्यकता है। आगे देखते हैं। परियोजना का मूल्यांकन करना है, फिर एवेल्यूशन करना है। मैंने इस परियोजना पर 15 दिनों तक कार्य किया। इसके बाद मैंने अपने द्वारा किए गए कार्य का अवलोकन किया कि मैंने जो कार्य किया कि क्या वो उस कार्य में तो कोई कमी नहीं रह गई, ताकि कि जिसके कारण हमारा सुधार 6% ही हुआ। तो उसका अवलोकन किया और अन्य आंकड़ों को भी एकत्रित किया। इस प्रकार मैंने पाया कि योजना के क्रियान्वयन से छात्रों में संतोषजनक सुधार नहीं तथा वे कार्य को उचित रूप से करने में असमर्थ है। फिर भी क्या है, 6% सुधार, यानी कि अभी हमने इफेक्टिव रूप से काम नहीं कर पाया है, सही हम रीजन्स पर नहीं पहुंच पाया था। अब मैं इस परिकल्पना के अनुसार कार्यविधि पूर्ण करूँगी, यानी और भी आगे प्रयास करूँगी, दोबारा एक्शन रिसर्च करूँगी। द्वितीय परिकल्पना, क्रियात्मक परिकल्पना के परीक्षण हेतु कार्यवाही। अब दोबारा बार हमने यही किया। पहले हमने 15 दिन का किया, कुल मिला के हमने 30 दिन तक ये कार्य किया। पहले हमने इसको किया तो हमने कितने 6% का सुधार पाया। अब हम लोग इसको दोबारा करेंगे एक बार फिर से कि बच्चे में 6% ही सुधार क्यों आया। ठीक है, तो हम लोग आगे इसको फिर से दोबारा करेंगे। तो अब हम लोग क्या करेंगे, द्वितीय क्रियात्मक परिकल्पना के लिए परीक्षण हेतु कार्यविधि। फिर से कार्यविधि, किया गया कार्य, कार्यविधि, उपकरण, अवधि। गृहकार्य को बार बार न करके लाने छात्रों का पता लगता है। गृहकार्य को बार बार न करके लाने वाले छात्रों का पता लगाया मैंने। फिर छात्रों की गृहकार्य पुस्तिका, निरीक्षण पुस्तिका, सूची के तैयार की। फिर गृहकार्य 5 दिन तक ये किया। फिर दोबारा में मैंने क्या किया, छात्रों को गृहकार्य संबंधी निर्देश दिए गए, उस पर कितना इम्प्लीमेंटेशन हो। छात्रों के साथ गृहकार्य संबंधी विषय पर चर्चा करके, कक्षा में उचित समय देकर, जिससे वे गृहकार्य कक्षा में प्रारंभ करके अपनी कठिनाइयों को दूर कर सकें। कई बार गृहकार्य को कक्षा में ही थोड़ा बहुत करके बताया कि देखो ऐसे ऐसे करना है, तो ये किया गया। फिर गृहकार्य पुस्तिका में उपकरण, साधन, ये रहा। 6 दिन तक ये किया। फिर उसके बाद क्या किया, फिर हमने किया पाठ्य वस्तु से संबंधित गृहकार्य दिया, यानी जो उसको पढ़ाया है, जो उसको बार बार करवा रहा है, वैसे भी वही देना चाहिए। यानी मान लीजिए मैंने आपको 2 क्वेश्चंस करवाए और वही 2 क्वेश्चंस के उसी मेथड से जो क्वेश्चन सॉल्व हो, वही 2-4 क्वेश्चन होमवर्क के लिए दिए। तो कम से कम वो तो करके लाया कि एक चीज़ सिखाई मैंने, उसी का होमवर्क दिया। ऐसा नहीं है सिखाया एक प्रकार है और 4 और प्रकार के क्वेश्चंस होमवर्क में शामिल कर दिए। तो ये किया पाठ्ययोजना से संबंधित गृहकार्य का आयोजन करके, और गृहकार्य संबंधित वस्तु वही चीज़ दिया। ठीक है, नेक्स्ट, गृहकार्य करने से परिवार के सदस्यों में सहायता ली गई। ये भी देखा कि परिवार के सदस्यों ने भी सहायता की। तो क्या हुआ, गृहकार्य करते समय छात्रों द्वारा माता पिता की सहायता दी, माता पिता ने हेल्प करी। गृहकार्य संबंधित वस्तु है, ये हमारा क्या रहा, ये हमारे रहे हेडिंग, प्रयुक्त उपकरण एवं साधन। ठीक है, नेक्स्ट, फिर ये हमने यहाँ पे कंटेंट लिखा। इस परियोजना में परिकल्पना के परीक्षण हेतु कक्षा 7 के सभी छात्रों को 15 दिन तक फिर से मैंने किया। ठीक है, फिर गृहकार्य से संबंधित कार्य दिया और छात्रों में गृहकार्य के प्रति रुचि का अनुमान लगाया, जिससे आंकड़े निम्नलिखित है। अब आंकड़े क्या हैं, पूर्व में 35% हमने अचीवमेंट हुआ, उसके बाद बच्चों में हमने 60% पाया। पहले तो हम 6%, अब हमने 25% का सुधार, यानी कि 35% हम पहले अचीव कर चुके थे। अब बच्चे कहाँ तक पहुँच गए, 60% तक ये काम करने लगे, यानी गृहकार्य को वो 60% तक करने में रुचि लेने लग गए हैं। यानी अब हमने फिर से कितना 25% हमने सुधार कर पाया है। पहले 6% सुधार कर पाया था, अब 25% सुधार कर पाया है। तो ये हो गया आपका। अब देखिए यहाँ पे आंकड़ों का विश्लेषण करेंगे हम लोग फिर से। प्रयोग से पहले मैंने वही चीज़ फिर परिणाम करेंगे, जैसे मैंने पहले 15 दिन वाले का, जैसे जिसमें मैंने 6% सुधार कर पाया था, उसका हमने आंकड़ों का विश्लेषण किया था, वही हम यहाँ पे आंकड़ों का परिणाम किया था। यही हम इस वाले 15 दिन में जो हमने किया, जो हमने 25% का सुधार कर पाया, उसमें हमने, यानी 35 तक बच्चा पहले पहुँचा था, अब 60 तक पहुँच गया है,
इसका हम एक्सप्लेनेशन यहाँ पे देंगे कि भाई 25% तक सुधार कर पाए हैं हम। और परिणाम क्या निकला, 15 दिनों में हमने गृह कार्य को उचित समय पर सही ढंग से कार्य करने लगे हैं अब बच्चे, ये परिणाम निकला है। अब इवैल्यूएशन करेंगे, जैसे फिर हमने पहले वाले का इवैल्यूएशन किया था, अब इस वाले का भी करेंगे। मूल्यांकन करेंगे कि मैंने इस परियोजना में लगभग 5 दिनों तक कार्य किया, इसके पश्चात फिर दोबारा मैंने फिर अवलोकन किया, फिर बच्चों को साक्षात करके आंकड़े एकत्रित किए। इस प्रकार मैंने पाया कि योजना के क्रियान्वयन में छात्रों में व्यापक सुधार आया और वे हम अपना गृह कार्य करने में सक्षम हुए हैं। ठीक है, तो ये मूल्यांकन और सुझाव क्या दिए गए, सुझाव ये दिए गए हैं कि परियोजना के क्रियान्वयन के बाद जो निष्कर्ष निकाला उसके आधार पर निम्नलिखित सुझाव दिए जा सकते हैं। सजेशंस क्या दिए गए, देखिए सजेशंस हम लोग देखते हैं। पहला सजेशंस क्या दिए गए, शिक्षक को छात्रों को विषय वस्तु से संबंधित गृह कार्य देना चाहिए। अब आगे के लिए सजेशंस 100% हम अपने काम को कैसे इम्प्लीमेंटेशन में ला सकें, इसके लिए कुछ सजेशंस ये दिए गए कि भाई जो आप होमवर्क दे रहे हैं वो क्या है, विषय वस्तु से संबंधित होना चाहिए, टॉपिक से रिलेटेड ही होमवर्क हो, होमवर्क टॉपिक से बाहर का नहीं हो, क्योंकि बच्चे को टॉपिक से बाहर की चीज़ें बच्चा करने में सक्षम ही नहीं है तो वो बच्चा कैसे कर पाएगा, तो वो फिर होमवर्क में पिछड़ता चला जाएगा कहीं ना कहीं। तो इसलिए क्या करें, आप टॉपिक से रिलेटेड ही होमवर्क दें। दूसरा क्या सजेशन है, गृह कार्य देते समय छात्रों के स्तर को ध्यान में रखें। ये नहीं है कि आपने कक्षा 5 के स्तर के बच्चे को कक्षा 8 या कक्षा 6 के स्तर के बच्चे का होमवर्क दे दिया तो बच्चा नहीं कर पाएगा। मान लीजिए किसी बच्चे को ABCD नहीं आती, आपने उससे बोल दिया बेटा स्पेलिंग्स लर्न करके लाना है, स्पेलिंग लिख के लाना है, जब उसे ABCD ही नहीं आती तो वो कैसे कर पाएगा, तो वो नहीं कर पाएगा। तीसरा हमने क्या यहाँ पे देख पाया, क्या सजेशन हम देंगे अपने एक्सपीरियंस के आधार पर, गृह कार्य उचित समय सीमा के अनुसार हो, यानी कि ज़्यादा होमवर्क ना दें। सभी टीचर्स ये ध्यान रखें कि मान लीजिए बच्चे को स्कूल से जाने के बाद यही 3-4 घंटे का टाइम मिलता है, 5 घंटे का टाइम मिलता है, तो उस समय में वो कितना होमवर्क कर सकता है, उससे ज़्यादा अगर आप होमवर्क देंगे तो बच्चा नहीं करेगा, ये भी रीज़न हो सकता है। समय समय पर माता पिता से साक्षात्कार और गृह कार्य संबंधित कठिनाइयों को दूर करें। माता पिता से भी उनके सजेशंस लेते रहें या उनके माता पिता को भी उसकी बच्चे की वर्तमान स्थिति बताते रहें, ये सब भी होता रहना चाहिए। नेक्स्ट क्या हो सकता है, गृह कार्य के लिए उचित निर्देश कक्षा में समझाएं। आप उससे बच्चे को सजेशंस दें कि बेटा आपको ये हमने होमवर्क दिया है, इसको इस तरीके से करना है, आप लोग प्रयास करना करने का, और आप सभी बच्चों को करके लाना है, और जो बच्चे नहीं करके लाएंगे तो उनको दंड दिया जाएगा, इस तरीके से डरा भी दिया जाएगा थोड़ा सा, और फिर उनको बोला जाएगा कि होमवर्क करके लाना है। और उसके साथ ही साथ कुछ बच्चों को, जो डरे हुए बच्चे हैं, उनको ये बोल दो कि बेटा आप ऐसा काम करके लाना, नहीं आएगा तो कल हम क्लास में आपको बताएंगे। अब ये सब हमने किया, इसमें हमारा कितना खर्चा आया ये निकालना है, क्या क्या हमने भाई किया, कितना हमारा एज अ टीचर खर्चा हुआ, ये पूरा एक एक्शन रिसर्च करने पे, जो कि 1 महीने तक चला। सबसे पहले विषय से संबंधित प्रश्नावली तैयार करने में हमने 200 रुपये खर्च किए। परिवार से साक्षात्कार आदि किया, उसमें हमारे 500 रुपये खर्च हुए। उत्तर पुस्तिका पाठ्य पुस्तिका पर किया गया खर्च हमने 500 खर्च किए। यात्रा व्यय, यानी कि कई बार टीचर्स, ऐसा होता तो नहीं है बच्चे के घर जाएं, होता तो है लेकिन टीचर्स आजकल स्टैंडर्ड हुए कहाँ करते हैं, बच्चों के घर जाएं या बच्चों के बारे में इंक्वायरी करें। अब टीचर्स भी सोचते हैं कक्षा में 32 बच्चे हैं, 35 बच्चे हैं, किस किस के घर जाएंगे, किस किस के बारे में पता करें, तो ये सब करने में हमारा कितना यात्रा व्यय 200 रुपये खर्च हुआ। अन्य व्यय हमारे 150-150 खर्च हुए, कुल मिला के हमारे 1550 रुपये यहाँ पे खर्च हुए, ये पूरा क्रियात्मक अनुसंधान करने में। तो 1550 रुपये का हमारा खर्चा आया है ये पूरा करने में। तो यही था आज की क्लास में, जिसमें हम लोगों ने देखा कि 1 महीने तक कुछ हम लोगों ने ये एक्शन रिसर्च किया भी, जिसका हमारा टॉपिक रहा कि बच्चे होमवर्क करके नहीं ला रहे हैं, ये हमारा टॉपिक रहा है इसमें। उसके साथ ही साथ हम लोगों ने डिटेल में जाना कि इसमें क्या क्या हेडिंग्स आएंगी, हम लोग कैसे कैसे इसको करेंगे। फिर इसका प्रोसीजर भी हम लोगों ने देखा, कुछ 5 यहाँ पे सोपान थे, 5-6 सोपान थे। उसके बाद फिर हम लोगों ने इसका कार्यक्षेत्र भी देखा कि भाई कहाँ कहाँ ये किया जाता है। हम लोगों ने इसमें ये भी देखा कि इसके कितने टाइप्स होते हैं एक्शन रिसर्च के, उनको भी हम लोगों ने देखा। इसके बाद उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखी कि इसकी क्या विशेषताएँ रहती हैं, इसके उद्देश्य क्या हैं, इनका विकास किस तरीके से किया जा सकता है, इसकी डेफिनेशंस, इसका अर्थ, ये सभी चीज़ें हम लोगों ने इस वीडियो में देखी, जो कि सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी हैं और ये सभी को आनी चाहिए। अगर आप टीचिंग फील्ड में हैं तो वैसे भी आपको ये सब चीज़ें करते रहना चाहिए अपनी क्लासरूम में, ताकि कई बच्चों की जनरल समस्याएं तो इसी तरीके से सॉल्व होती चली जाएँ और विद्यालय अपने पूर्व निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त करने में सफल हो और विद्यालय का विकास हो, सर्वांगीण विकास हो। तो कैसी लगी आप लोगों को ये क्लास, कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और अगर क्लास आपको अच्छी लगी है तो क्लास को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा।
थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।